Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 12th of January 2022. तो गाइज आज है तारीख 12 जनवरी 2022 और है वेडनेसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो, अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर आप लोग को डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं और ये सारी चीज़ें मिलती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है, तुर्कमेनिस्तान को काफ़ी चर्चा में है तो अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो ऑप्शन के अंदर आपको बहुत सारे बॉडीज़ के नाम दिए गए हैं, इनमें से कौन सी बॉडी है जो कि भारत के अंदर सारे एटीएम्स को लिंक करके रखती है। ऑप्शन ए इंडियन बैंक्स एसोसिएशन, ऑप्शन बी नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ऑप्शन सी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, या फिर ऑप्शन डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है मैंने आप लोगों को नीचे प्रोवाइड करवा दिया है, प्लस टेलीग्राम पर ही प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी जाकर इसको चेकआउट कर सकते हो। लेकिन सभी लोगों को पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। तो चलो शुरुआत करते हैं। पेज नंबर 1 पर कोई भी ऐसा आर्टिकल आपको देखने को नहीं मिलेगा, नीचे छोटे छोटे आर्टिकल्स दिए गए हैं। अगेन इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहला आर्टिकल बात करता है अभी जो वोडाफोन आइडिया है इसके अंदर सरकार ने एक स्टेक ले लिया है 35.8% का। ये आर्टिकल डिटेल में कवर किया गया है बिजनेस पेज पर, तो हम लोग वहां पर काफ़ी डिटेल में समझेंगे आखिरकार ये मुद्दा क्या हुआ है, सरकार ने स्टेक क्यों लिया है, एजीआर रिवेन्यू क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे कवर करने वाले हैं। क्योंकि सेम आर्टिकल पेज नंबर 14 पर कवर किया गया है और यहाँ पर कोई जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करवाई गई है, वहाँ पर डिटेल में आपको ये देखने को मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर। एक आर्टिकल आपको नीचे ये देखने को मिलेगा, चर्चा की गई है बारिश की वजह से जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है ये काफ़ी हद तक डिले चल रहा है, ऐसा ये इन्फॉर्मेशन आती है। और लगातार आप देख पाओगे जो हमारा रिपब्लिक डे है उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है और यहाँ पर रिपब्लिक डे पर हम लोगों ने काफ़ी सारी कंट्रीज़ को इन्वाइट भी किया है। आप लोगों को मालूम होगा सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ को इन्वाइट किया है। बाय द वे आपको बताना है सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में उन सब का नाम लिखना, ठीक है। तो अभी फिलहाल इतनी सी चर्चा की गई है, बारिश की वजह से यहाँ पर ये प्रोजेक्ट काफ़ी हद तक डिले चल रहा है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या बन सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्वेश्चन यहाँ पर इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में डेफिनेटली बन सकता है। तो आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। पहले तो मैं आप लोगों को एक पिक्चर के थ्रू ये प्रोजेक्ट क्लियर करवाता हूँ। तो यहाँ पर इस पिक्चर में आप लोगों को पूरा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में समझ में आ जाएगा। काफ़ी लंबे समय बाद चर्चा में आया है तो हम लोग आज इसको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहली बात, जब आप दिल्ली में जाओगे तो इंडिया गेट पर जाओगे, इंडिया गेट से सामने देखोगे तो यहाँ पर आपको राष्ट्रपति भवन देखने को मिलेगा। इन दोनों के बीच में, इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा, बीच में आपको राजपथ नजर आएगा। तो यहाँ पर नया नया डेवलपमेंट हो रहा है। नए नए डेवलपमेंट कैसे, जैसे कि हम एक नया पार्लियामेंट बना रहे हैं। पहले हमारा गोल पार्लियामेंट था, आपको मालूम होगा, ठीक है, सर्कुलर था, अब उसको ट्रायंगुलर के अंदर बनाया जा रहा है। तो नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग है, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, नए रेसिडेंस बनाए जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, नई बिल्डिंग बनाई जा रही है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की। तो ये सारी चीज़ें जो भी नई नई बन रही हैं ये सब हमारा सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर में आता है। आई होप आप लोगों को क्लियर हो चुका है। और जो ये राजपथ वाला रास्ता है, यहाँ पर आपको पता होगा रिपब्लिक डे पर परेड होती है, इसके आसपास भी आप देख पाओगे काफ़ी सारा डेवलपमेंट होता हुआ नजर आएगा। तो अभी क्या है, बारिश की वजह से ये प्रोजेक्ट के अंदर डिले चल रहा है, तो इसकी वजह से आगे हो सकता है यहाँ पर परेड पर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। बट अभी के लिए यहाँ पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास है नहीं। एग्जैक्टली बस इतना बताया, जो परेड की प्रिपरेशन है वो लगातार चलती हुई नजर आ रही है। इतना क्लियर हुआ। अब यहाँ पर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, जैसे कि सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में अभी तक मैंने आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी है, अगर आपको उसको लिखना है तो कैसे लिख सकते हो, आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन नीचे दिख रही है ये सब मैंने आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर हम बात करें कि आज के टाइम पर, करंट टाइम पर जो पार्लियामेंट है, करंट टाइम पर यहाँ पर और भी पार्लियामेंट के आसपास की बिल्डिंग्स देखने को मिलेंगी, वो किसने डेवलप करी हैं ये आपको मालूम होगा।
नहीं मालूम है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। दिसंबर 1911 की बात है, जो किंग जॉर्ज फाइव थे, इन्होंने एक अनाउंसमेंट किया दिल्ली दरबार के अंदर, और इन्होंने क्या किया, जो इंडिया की कैपिटल थी पहले कैलकाटा हुआ करती थी, तो उस कैलकाटा को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली के अंदर। तो ठीक है, ये कैपिटल शिफ्ट करी गई। देन उसके बाद यहाँ पर बताया गया कि जब कैपिटल को शिफ्ट किया तो पूरी तरह से यहाँ पर एक टारगेट रखा गया है, एक नया पूरा शहर डेवलप करेंगे, और उसके लिए यहाँ पर दो व्यक्तियों को चूज़ किया गया। एक थे एडविन ल्यूटन और दूसरे थे यहाँ पर हर्बर्ट बेकर। तो इन दोनों का ही नाम आप लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। एडविन ल्यूटन एक यूरोपियन थे और हर्बर्ट बेकर यहाँ पर साउथ अफ्रीका के एक मोस्ट फेमस आर्किटेक्चर थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो हर्बर्ट बेकर थे, मैंने आपको बताया, इन्होंने काफ़ी सारी बिल्डिंग्स बनाई हैं। यूनियन बिल्डिंग एट प्रिटोरिया जो साउथ अफ्रीका में है, वो भी यहाँ पर इन्होंने ही आर्किटेक्ट किया है। लेकिन अब बात करते हैं करंट टाइम में जो पार्लियामेंट हाउस है, जो सर्कुलर सा पार्लियामेंट हाउस देखने को मिलेगा गोल वाला, इस बिल्डिंग को किसने डिज़ाइन किया था? इस बिल्डिंग को डिज़ाइन किया था लेटेंस और बेकर दोनों ने मिलकर। उसके बाद राष्ट्रपति भवन को किसने डिज़ाइन किया था? एडविन लेटेंस ने किया था, तो ये ध्यान रखना। उसके बाद जो सेक्रेटेरिएट आपको देखने को मिलता है नॉर्थ और साउथ ब्लॉक के आसपास, इसको डिज़ाइन किया गया था हर्बर्ट बेकर के थ्रू, ठीक है। ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ज़रूर इसके बारे में ध्यान रखना है। अब एक चीज़ और देखो, आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इंपॉर्टेंट क्यों होने वाला है? क्योंकि जो जीएस मेंस के एग्जामिनेशन अभी देखने को मिले थे, उसका डिस्कशन भी मैं आज के इस वीडियो में करूंगा, और मेंस का क्वेश्चन भी आप लोगों के साथ मैं यहाँ पर आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से आज वीडियो हम लोग थोड़ा जल्दी भी अपलोड करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्लियर हुआ? और एक और इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आप लोग को ये सारी चीज़ें नीचे लिखी हुई नजर आ रही होंगी, ये सब कहाँ पे मिलती हैं? टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। दीपक यादव एजुकेशन नोट्स वाला आपको दूसरा चैनल देखने को मिलेगा। दो टेलीग्राम चैनल है, एक है दीपक यादव एजुकेशन और दूसरा दीपक यादव एजुकेशन नोट्स, दोनों को जाकर ज्वाइन कर लेना। अब उसके बाद जो दूसरा आर्टिकल है, ये भी यहाँ पर एक ऐसा आर्टिकल है जो कि लगातार चर्चा में है और पॉसिबिलिटी है कि इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो हम लोग इन आर्टिकल्स को इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर चर्चा की गई है मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, और आज से लगभग हम लोगों ने एक महीने पहले इस डैम डिस्प्यूट के बारे में समझा था। देखो, बहुत सारे लोग नए नए जुड़ते हैं तो उनको यहाँ पर इसके बारे में नहीं पता होता है, तो मैं उनके लिए यहाँ पर चीज़ों को वापस रिवाइज करवा देता हूँ, तो ताकि आप लोग याद रख सको एक्जैक्टली, जो नए हैं वो यहाँ पर क्वेश्चन उठा सके कि आपने ये आर्टिकल कवर नहीं किया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें मुल्ला पेरियार डैम के बारे में, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेटमेंट दिया है। वो स्टेटमेंट क्या है कि देखो, जो ये मुल्ला पेरियार डैम है, बेसिकली इसके एडमिनिस्टर के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार नहीं है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार मत नहीं है, मतलब है सुप्रीम कोर्ट ने बोला इसके लिए एक और जो कमेटी ऑलरेडी बन चुकी है, ठीक है। जो कमेटी है वो ऑलरेडी आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस पूरे मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट को देखती है, ठीक है, इस पूरे इशू को देख रही है, तो उस कमेटी के थ्रू यहाँ पर एक काम करना चाहिए। तो ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बोलता है, और ये जो कमेटी है उसको ध्यान में रखना चाहिए कि बिल्कुल ये जो आज के टाइम पर इस डैम के अंदर वाटर मैनेजमेंट का इशू है, इसको देखा जाए, क्योंकि इससे बात यह आती है कहीं ना कहीं जो पब्लिक सेफ्टी है या फिर पब्लिक सिक्योरिटी है, इसके ऊपर काफ़ी बड़ा इफेक्ट पड़ सकता है अगर इस डैम को कुछ हुआ तो मुद्दा क्या है, हम लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर यह बोलता है, देखो हम लोग यहाँ पर इस डैम को एडमिनिस्टर करने के लिए या फिर इसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हम लोग नहीं है, इसके लिए ऑलरेडी कमेटी बनाई गई है। वो कमेटी यहाँ पर इस पूरे डैम डिस्प्यूट को देखेगी, इस वाटर इशू को देखेगी। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट निकल कर आता है, और ये आर्टिकल आने वाले टाइम पर वापस से चर्चा में आने वाला है। तो मैं आपको कुछ इशू समझाता हूं, आखिरकार यह मुल्ला पेरियार डैम डिस्प्यूट है क्या। आर्टिकल हमारा जीएस पेपर 1 वाटर रिसोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा, प्लस जीएस पेपर 3 के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि डिजास्टर मैनेजमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसे आप लोग रिलेट कर सकते हो। ये डिस्प्यूट अपने आप में काफ़ी पुराना है, 100 साल पुराना डिस्प्यूट है, बिल्कुल इतना पुराना डिस्प्यूट है, मतलब डैम इतना पुराना है खासकर, और उसको लेकर डिस्प्यूट्स आज के टाइम पर काफ़ी तेजी से उठ रहे हैं। तो पहले आपको समझना होगा ये डैम एक्जैक्टली कहाँ पर लोकेटेड है। देखो, जो ये मुल्ला पेरियार डैम है, ये केरला के अंदर सिचुएटेड आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? लेकिन डैम तो केरला के अंदर है, लेकिन इस डैम को ऑपरेट कौन करता है? तमिलनाडु, ठीक है। इस डैम को पूरी तरह से कंट्रोल कौन करता है? तमिलनाडु। इस डैम का पानी कौन इस्तेमाल करता है? तमिलनाडु। तो आपका एक क्वेश्चन होगा, क्या इस डैम का पानी केरला इस्तेमाल नहीं करता है? तो नहीं, इसका पानी केरला इस्तेमाल नहीं कर सकता, यहाँ पर तमिलनाडु उसको पूरी तरह से ऑपरेट करता है और यूज़ करता है। क्लियर हुआ? अब ये कैसे हुआ ये मामला, मतलब केरला के अंदर डैम और यूज़ तमिलनाडु कर रहा है, तो ये मुद्दा क्या था मैं आपको वो भी समझाऊंगा। तो हुआ क्या है, पहली बात तो ये जो डैम है अपने आप में बहुत पुराना है। देखो हुआ क्या था, अंग्रेज यहाँ पर इस डैम को बनाए थे, लगभग यहाँ पर जब ये डैम को बनाया गया, तो ये जो डैम है इसको केरला के अंदर तो बनाया गया, तो बनाने के साथ साथ इस डैम को लीज पर दे दिया गया तमिलनाडु को, मतलब कि आप कह सकते हो रेंट पर तमिलनाडु को ये प्रोवाइड करवा दिया गया। और वो कितने इस साल की लीज पर दिया गया था, तो लगभग यहाँ पर आप देख पाओगे 999 ईयर की, तो मतलब 1000 साल अप्रॉक्स कह सकते हो। तो 1000 साल का ये लीज एग्रीमेंट किया गया, ये ब्रिटिश रूल के टाइम पर ये किया गया था, और जो भी ऑपरेशन राइट्स थे ये सारे हैंडओवर कर दिए गए थे तमिलनाडु को। तो तब से यहाँ पर तमिलनाडु इसको ऑपरेट कर रहा है।
क्लियर हुआ। 1895 के आसपास डैम को बनाया गया था, तो लगभग यहाँ पर 100 साल से भी ज़्यादा इस डैम को हो चुके हैं। अब कंसर्न क्या उठ रहा है, चलो डैम हो चुका है, 100 साल से ज़्यादा लीज हो चुका है, ये सब कुछ मामला सही है, सब कुछ अपने जगह पर चल रहा था, तमिलनाडु इसको अच्छे से ऑपरेट कर रहा था, तो मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है डैम बहुत पुराना हो चुका है और इसके अंदर तमिलनाडु पानी थोड़ा सा भर के रखता है ऊपर तक, ठीक है। तो लेकिन केरला यहाँ पर यह बोलता है कि देखो इसका जो वाटर लेवल है ना, इसको थोड़ा सा डाउन कर लो, क्योंकि डैम ऑलरेडी काफ़ी पुराना हो चुका है, डैम में काफ़ी सारे क्रैक्स पड़ चुके हैं। अगर पानी ज़्यादा रहेगा और डैम अगर यहाँ पर टूट गया तो इससे काफ़ी सारी बर्बादी देखने को मिलेगी। तो केरला हमेशा बोलता है यहाँ पर वाटर लेवल को आप थोड़ा सा कम करो। तमिलनाडु कहता है हम लोग वाटर लेवल को कम नहीं कर सकते, अगर वाटर लेवल को कम कर दिया तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं आएगा। तो ये डिस्प्यूट यहाँ पर चलता रहता है। ये इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए हुए काफ़ी समय हो चुका है, लगातार इसके ऊपर आप देख पाओगे आर्टिकल्स पब्लिश होते रहते हैं। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर यही मुद्दा देखने को मिलेगा। इसी को लेकर एक कमेटी बनाई गई थी और वो कमेटी आज के टाइम पर इस मुद्दे को देखती है, लेकिन वो कमेटी के थ्रू आज के टाइम पर सही से काम किया नहीं जा रहा है, क्योंकि रिसेंटली भी चर्चा यही हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट ने उस कमेटी की फटकार लगाई, उस कमेटी को जगाया कि भाई आप क्या कर रहे हो, इनका वाटर इशू जग रहा है, तो इस वाटर इशू को सही से देखो। तो ये चीज़ें आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं। आई होप आप लोगों को मुल्लापेरियार डैम के बारे में सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये आज के टाइम पर चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। एग्जैक्टली यहाँ पर केरला ये बोलता है कि डैम टूटा तो इससे जो इस डैम के आसपास के एरियाज़ हैं ना, वहाँ पर फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, वहाँ पर जो है लोग जो है उनकी सेफ्टी के ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा पड़ सकता है। क्लियर हुआ। अब मुल्लापेरियार डैम के बारे में आपको सारी चीज़ें बता दी। अब एग्जैक्टली एक बात और ध्यान रखना, ये जो डैम है ना, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये मुलैयार और पेरियार रिवर के कॉन्फ्रेंस पर, एक मुलैयार और पेरियार रिवर जहाँ पर मिल रही है उसके कॉन्फ्रेंस पर आपको ये डैम एग्जैक्टली लोकेटेड देखने को मिलेगा केरला के इदुक्की डिस्ट्रिक्ट के अंदर। तो इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया पेरियार नदी पर आपको ये देखने को मिलेगा, तो पेरियार रिवर के बारे में भी आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रिवर्स के रिगार्डिंग आप देख पाओगे हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन हम लोग को प्रीलिम्स के अंदर देखने को मिल जाता है। जो पेरियार नदी है वो अपने आप में एक लॉन्गेस्ट रिवर है केरला की, बोला जाता है लगभग इसकी जो लेंथ है वो 244 किलोमीटर्स के आसपास है। इसको हम लोग लाइफ लाइन ऑफ केरला भी बोलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये जो पेरियार रिवर है ये निकलती कहाँ से, ये ओरिजिनेट होती है वेस्टर्न घाट के शिवागिरी हिल से तमिलनाडु के अंदर, फिर उसके बाद ये फ्लो होती है पेरियार नेशनल पार्क के थ्रू। तो ये भी आप लोग ज़रूर ध्यान रख सकते हो। और पेरियार नदी की जो भी मेन ट्रिब्यूटरीज है, जो सहायक नदियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, तो वह है मुथिरापुझा, मुलैयार, चेरुथोनी और पेरेंजनकुत्ती। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। उसके बाद आता है नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल, खासकर जीएस पेपर 3 डिफेंस ऑन टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये लिंक हो सकता है। अभी चर्चा की गई है जो ब्रह्मोस का एडवांस वेरिएंट है इसकी टेस्टिंग कर चुके हैं और सक्सेसफुली हमने इसको टेस्ट किया है। और ये जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है इसका ट्यूसडे के अंदर टेस्ट किया गया। कहाँ से टेस्ट किया? आईएनएस विशाखापत्तनम से। आईएनएस विशाखापत्तनम क्या है? तो यह है एक डिस्ट्रॉयर, मतलब एक जहाज़ है काफ़ी बड़ा सा जो कि दुश्मन को मात देता है, दुश्मन को डिस्ट्रॉय करने में काम आता है, इसी वजह से इसको डिस्ट्रॉयर बोला गया है। तो इसी शिप से आप कह सकते हो यहाँ पर इस ब्रह्मोस मिसाइल की टेस्टिंग करी गई है और बताया गया सक्सेसफुल यहाँ पर काम हुआ और ये कहीं ना कहीं जो टारगेट सेट किया था इसका बिल्कुल करेक्ट टारगेट पर हिट किया है। ये हमारे डीआरडीओ का एक और अचीवमेंट देखने को मिलेगा। इसी के बेसिस पर हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने सभी को कॉन्ग्रेचुलेट किया है, साइंटिस्ट को और जो भी यहाँ पर जो भी इस पूरे मिशन के अंदर इन्वॉल्व थे सबको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया और बताया कि यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसका ब्रह्मोस मिसाइल का। देखो ये जो ब्रह्मोस मिसाइल का पहला जो इनिशियली इसका रेंज हुआ करता था वो 290 के आसपास 290 किलोमीटर के आसपास यहाँ पर ये आपको रेंज देखने को मिलता था, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग इस रेंज को थोड़ा सा और बढ़ाने के ऊपर पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं। इंडिया की जो एंट्री है वो लगभग जून 2016 के अंदर हुई और हम लोगों ने फोकस ये किया कि हम लोग इस ब्रह्मोस मिसाइल की जो रेंज है उसको बढ़ाकर 450 किलोमीटर्स और 600 किलोमीटर्स तक भी हम लोग लेकर जाने वाले हैं। क्लियर हुआ? तो अभी जो एक्सटेंडेड रेंज मिसाइल सिस्टम है इसका भी टेस्टिंग हो चुका है, ये आप लोगों ने समझ लिया। और अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में समझा है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में काफ़ी बार मैंने आप लोगों को समझाया है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोगों से इसी आर्टिकल से ये बनता है, सुपरसोनिक यहाँ पर ये मिसाइल है, ठीक है। तो जो सुपरसोनिक होते हैं और हाइपरसोनिक होते हैं इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना। आज से 4 दिन पहले काफ़ी डिटेल मैंने आप लोगों को समझाया था कि किस प्रकार से प्लेन वगैरह उड़ता है ना। तो सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक के बीच में क्या डिफरेंस है आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन बताना है। क्लियर हुआ? दूसरा क्वेश्चन भी आप लोगों से यहां पर बनता है, वो है ब्रह्मोस जो नाम रखा गया है वो किस बेसिस पर रखा है। मैं आपको बता देता हूं, ब्रह्मोस जो नाम है, ब्रह्मोस मिसाइल इंडिया और रशिया ने मिलकर बनाई है, ठीक है। इंडिया की एक नदी है और रशिया की एक नदी है, दोनों के नाम जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। इतना सारा मैंने हिंट दे दिया है। क्लियर हुआ? अब इस आर्टिकल में एक और प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा की गई और वो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको हम लोग मिस नहीं कर सकते। यहाँ पर ये आपको लास्ट वाला पैरा नजर आ रहा होगा,
बात की गई है जो INS विशाखापत्तनम है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना, ये एक डिस्ट्रॉयर, एक जहाज़ है। इसका जो डिस्प्लेसमेंट वेट है वो लगभग 7,400 टन के आसपास का देखने को मिलेगा, और ये हमारे कंट्री के थ्रू खुद का बनाया हुआ एक आप कह सकते हो कि डिस्ट्रॉयर है। और इसको प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया गया, और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको कमीशन करे हुए, नवंबर 2021 की बात है, मतलब पिछले साल की, अभी आप कह सकते हो लगभग 1.5 से 2 महीने पहले की बात है। इस शिप को हम लोग कमीशन कर चुके हैं अपनी नेवी के अंदर। क्लियर हुआ? तो ये प्रोजेक्ट 15B आखिरकार क्या है मैं आप लोग को बता देता हूं, क्योंकि इसके अंदर जानने के लिए अभी भी बहुत कुछ है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया आर्टिकल डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो हाल ही में हम लोगों ने जो INS विशाखापत्तनम है, जो कि प्रोजेक्ट 15B के अंदर बनाया गया है, इसको हम लोगों ने इंडक्ट किया था, इसको हमने एक तरीके से कमीशन कर लिया था, और ये नेवी को डिलीवर कर दिया गया था। क्लियर हुआ? देन उसके बाद ये जो शिप है इसको बनाया गया है यहाँ पर इंडिजीनस स्टील का इस्तेमाल करके, मतलब हमारी कंट्री का खुद का स्टील इस्तेमाल किया है हमने, जिसका नाम है DMR 249A। इसका इस्तेमाल करके हम लोगों ने इस लार्जेस्ट डिस्ट्रॉयर को बनाया है इंडिया के अंदर। अब इस डिस्ट्रॉयर को बनाया गया है एक प्रोग्राम के अंदर में, उस प्रोग्राम का नाम है इंडियाज़ डिस्ट्रॉयर कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम। क्लियर हुआ? ये इंडिया के जो इंडिजीनियस डिस्ट्रॉयर हैं उसको बना रहा है, ठीक है। इस प्रोग्राम का जो स्टार्टिंग है वो लगभग 1990s के आसपास कर दिया गया था, और हम लोगों ने फोकस रखा था हम लोग अलग अलग क्लास के डिस्ट्रॉयर्स को यहाँ पर बनाएंगे। आज के टाइम पर जो ये प्रोजेक्ट 15B है, इसके अंदर में 4 डिस्ट्रॉयर्स को बनाया जा रहा है। आपको ध्यान रखना है वो 4 डिस्ट्रॉयर्स कौन कौन से हैं, इसमें से हम लोग कुछ बना चुके हैं, कुछ के ऊपर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और कुछ ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट 15B के अंडर में आपको 4 डिस्ट्रॉयर कौन कौन से नजर आएंगे, एक है विशाखापत्तनम, दूसरा है मोरमुगांव, तीसरा है इम्फाल, और चौथा है सूरत। यही बात बताने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा ऐड करके आप लोग को एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई है। क्लियर हुआ? तो इसके बारे में ध्यान रख रखा है। विशाखापत्तनम के साथ साथ प्रोजेक्ट 15B के अंदर हमारे 3 और डिस्ट्रॉयर देखने को मिलेंगे, वो यहाँ पर मैंने आपको नाम बताया इसका, ठीक है। अब मैं आपको इसके बारे में और बता देता हूँ, जो भी डिस्ट्रॉयर हमने जिसके बारे में पढ़ा है, तो इसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करवा रखी है। जैसे कि अभी विशाखापत्तनम तो हमारी नेवी के पास है, उसको डिलीवर कर दिया गया है, लेकिन जो दूसरा हमारा मुरमुगांव था, ठीक है, ये प्रोजेक्ट 15B के अंदर इसको भी बनाया गया, इसको हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं 2016 के अंदर। और जो तीसरा वाला शिप है इम्फाल, ठीक है, इसको भी लॉन्च कर चुके हैं 2019 के अंदर। और जो चौथा वाला शिप है सूरत, इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जारी है, ठीक है, और इसको इस साल 2022 के अंदर इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन अपने पास आप लोग ज़रूर रख सकते हो। क्लियर हुआ? बाकी यहाँ पर इस आर्टिकल के अंदर जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो निचोड़ के आप लोग को बता दी गई है, इसमें से और भी कुछ इंपॉर्टेंट नहीं बचा है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। उससे पहले हम लोग पहले ये वाला आर्टिकल देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पर आएंगे। ये आर्टिकल जो है बात करता है इंडिया का जो पासपोर्ट रैंक है वो इंप्रूव हुआ है टू 83 फ्रॉम 90, मतलब पहले 90 हुआ करता था, अब थोड़ा सा इंप्रूव होकर 83 हो चुका है। अब ये पासपोर्ट रैंक कौन से इंडेक्स के अंदर बताया गया है, तो वो है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। आपको मालूम होगा रिसेंटली लगभग अक्टूबर के टाइम पर भी ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स आया था, जिसने यहाँ पर काफ़ी सारी रेटिंग्स बताई थी। वहाँ पर इंडिया की जो रैंक थी वो लगभग यहाँ पर 90 थी, लेकिन अब इंप्रूव हो चुकी है। तो इंडिया का जो पासपोर्ट पावर है वो इंप्रूव हुआ है इस क्वार्टर के अंदर, ये बताया गया, ठीक है। आज के टाइम पर इंडिया की रैंक 83 हो चुकी है इसी हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर। पिछले साल ये 90 हुआ करती थी, 3 बार बता चुका हूँ, तो ज़रूर यहाँ पर ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया साल 2020 के अंदर तो और ज़्यादा कम रैंक हुआ करती थी, 84 हुआ करती थी, ठीक है। 84 के आसपास यहाँ पर देखने को मिलता था, ठीक है। बीच में यहाँ पर 90 गिर गया था, लेकिन अब वापस से 83 देखने को मिला है। फिर साल 2016 के अंदर आप लोग देख पाओगे यहाँ पर जो रैंक है बेसिकली वो 85 थी, लेकिन यहाँ पर आपको इन सालों की जो रैंक्स है वो यहाँ पर ध्यान नहीं रखनी है, इन सारे ईयर्स की रैंक ध्यान मत रखना, ठीक है। जो करंट ईयर है इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। क्लियर हुआ? पहले मैं आप लोग को हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में बता देता हूँ ताकि आप लोग चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ, ठीक है, और अच्छे से कनेक्ट कर पाओ। तो यहाँ पर जो ये हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है, ये आर्टिकल आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लस जीएस पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स है ये ओरिजिनल रैंकिंग प्रोवाइड करवाता है ऑफ ऑल वर्ल्ड्स पासपोर्ट, ठीक है। जो दुनिया भर के पासपोर्ट्स हैं उनको लेकर यहाँ पर ये रैंकिंग देता है कि कौन से कंट्री का पासपोर्ट कितना ज़्यादा अच्छा है। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर क्या बोला गया कि इस पासपोर्ट को ओरिजिनली किसने बनाया था, तो इस पासपोर्ट को क्रिएट किया गया है डॉक्टर क्रिश्चियन एच केलिन के थ्रू। ये बेसिकली आज के टाइम पर चेयरमैन है हैनले एंड पार्टनर्स के। तो इन्होंने यहाँ पर इस पूरे पासपोर्ट रैंकिंग को बनाया है, और इस रैंकिंग का जो भी डेटा लिया जाता है वो बिल्कुल ऑथेंटिक डेटा है। कहाँ से लिया जाता है? इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से ये सारा डेटा लिया जाता है, जो कि दुनिया का सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मतलब सटीक डेटा को रखता है अपने पास। क्लियर हुआ? और इस हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को लॉन्च किया गया था साल 2006 के अंदर, और लगभग 199 डिफरेंट पासपोर्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन होगा कि किस बेसिस पर यहाँ पर ये लोग अपने पासपोर्ट के इंडेक्स को तैयार करते हैं। देखो यहाँ पर बताया जाता है कौन से कंट्री का पासपोर्ट कितना अच्छा है। अब कैसे अच्छा होगा कि मतलब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है
जिस भी कंट्री का पासपोर्ट मान लो किसी व्यक्ति के पास है, ठीक है, और वो व्यक्ति यहाँ पर क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है विदाउट प्रायर वीज़ा। पहले आपको वीज़ा चाहिए होता है, लेकिन आपको पता होगा ट्रैवल करने के लिए। लेकिन आप मान लो किसी कंट्री का जो सबसे ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट है वो ये इंडिकेट करता है कि अगर वो पासपोर्ट किसी के पास है तो वो यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ में ट्रैवल कर सकता है विदाउट प्रायर वीज़ा। बिना वीज़ा के यहाँ पर आप कर सकते हो, जो बिना पहले वीज़ा लिए ट्रैवल कर सकता है, आगे एयरपोर्ट पर जब कंट्री में पहुँचेगा तो वहाँ पर वो वीज़ा ले सकता है। क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पर पावर को बताता है। तो आज के टाइम पर इंडिया भी यहाँ पर अपना काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर रहा है और इंडिया की रैंक भी काफ़ी इंप्रूव हुई है। हम लोग भी लगभग, अगर इंडिया का वीज़ा किसी के पास आपको देखने को मिलेगा तो वो भी काफ़ी सारी कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकता है विदाउट प्रायर वीज़ा। क्लियर हुआ? पहले आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये यहाँ पर बस खाली एक छोटा सा अपडेट देखने को मिलेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, हमारी केंद्र सरकार के थ्रू एक स्टेटमेंट आया है, वो है ट्रांसजेंडर प्रिजनर्स के रिगार्डिंग। ठीक है, जो यहाँ पर ट्रांसजेंडर जो भी कैदी हैं, ठीक है, उनकी इंटरेस्ट को हमें सेफ गार्ड रखना है, ऐसा हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने बताया। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये सारी बातें स्टेट्स को लिखी हैं कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं, खासकर जो कैदी हैं, जेल के अंदर जो ट्रांसजेंडर पर्सन आपको देखने को मिलेंगे, उनके लिए आप लोगों को एक सेपरेट अकोमोडेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, आपको सेपरेटली रखना पड़ेगा और ट्रांसजेंडर को आप एज अ कैटेगरी ट्रीट करोगे अदर देन मेल एंड फीमेल जेंडर, ऐसा यहाँ पर होम मिनिस्ट्री का ये स्टेटमेंट निकल कर आता है। साथ साथ बताते हैं कि देखो, गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा है ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए, ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट इन 2019 को इसको बनाया गया था। और यहाँ पर जो ये एडवाइजरी है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं। इन्होंने बोला इस एक्ट के अगर हम अकॉर्डिंग बात करें तो जो भी ट्रांसजेंडर पर्सन्स हैं, ठीक है, खासकर जो प्रिजन्स हैं, जो खासकर कैदी हैं, जेल में बंद है, ठीक है, उनके रिगार्डिंग एक प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करवानी है। प्लस उसके बाद इन्होंने बताया कि जो भी आप कह सकते हो कि ट्रांसजेंडर पर्सन्स ये देखने को मिलेंगे, इनके लिए कुछ एडिक्वेट प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, मतलब इनकी राइट टू प्राइवेसी का ध्यान रखना है, राइट टू डिग्निटी का ध्यान रखना है, इनके रिगार्डिंग एक सेपरेट टॉयलेट्स हो, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर शावर फैसिलिटीज़ है वो सब आपको ये देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको राइट टू प्राइवेसी और राइट टू डिग्निटी का ज़रूर ध्यान में रखना है, ये बताया। साथ साथ बताया कि अगर मान लो किसी ट्रांसजेंडर पर्सन की फिजिकल सर्च करनी है तो फिजिकल सर्च कंडक्ट की जा सकती है, लेकिन किसी प्रेफर्ड जेंडर ही यहाँ पर आप कह सकते हो उन्हीं के रिगार्डिंग, यहाँ पर उन्हीं के जैसा कोई प्रेफर्ड जेंडर जो है वो यहाँ पर वो सर्च कर सकता है, या फिर कोई मेडिकल प्रोफेशनल हो जो कि यहाँ पर ये सर्च कर सकता है, फिजिकल सर्च कर सकता है, ये यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है। ये हो सकता है आगे आर्टिकल थोड़ा सा बड़ा आने लगे, आर्टिकल आगे थोड़ा सा ज़्यादा चर्चा में आने लगे, तो इसी वजह से यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दे दिया है ताकि आप लोग आगे भी क्लियर कर पाओ। आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल में चर्चा की गई है गंगा सागर मेला के बारे में। गंगा सागर मेला के बारे में भी मैं आप लोगों को काफ़ी बार बता चुका हूं, लेकिन अभी क्या चर्चा की गई है कि कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए हैं इस मेला के ऊपर। अभी क्या हुआ था, इस मेला के ऊपर, मतलब ये जो मेला है इनके अंदर रिस्ट्रिक्शंस को हटा दिया गया था। बोला गया था कि हम लोग इस मेला को कंडक्ट करेंगे, लोगों को नहीं रोक सकते, जो लोग हैं श्रद्धालु हैं वो जाते हैं हर साल, इस बार भी जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिली हैं, लेकिन अभी कुछ रिस्ट्रिक्शंस इस बेसिस पर लगाए कैलकाटा हाईकोर्ट ने। इन्होंने बोला कि नेगेटिव आरटीपीसीआर की रिपोर्ट चाहिए हम लोग को, ठीक है, 72 घंटे पहले की नेगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट होगी तो वही व्यक्ति जो है इस मेला को अटेंड कर सकता है। ये यहाँ पर इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। चाहो तो आप लोग रीड कर लेना, इस आर्टिकल को मैं सेंड कर ही देता हूँ। हर एक आर्टिकल को जो न्यूज़पेपर में हम डिस्कस करते हैं वो सब मैं टेलीग्राम पर सेंड कर देता हूँ। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है सागर मेला के बारे में। गंगा सागर मेला एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि जो फेस्टिवल टॉपिक है ये हमारे आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, चाहे तो आप लोग सिलेबस देख सकते हो यूपीएससी का, ठीक है। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है डेफिनेटली। जो गंगा सागर फेस्टिवल है ये कैसे सेलिब्रेट किया जाता है, देखो हर साल सेलिब्रेट करते हैं इसको, 13 से लेकर 15 जनवरी के बीच में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। कहाँ पर? वेस्ट बंगाल के सागर आइलैंड पर। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर क्या बताया कि देखो ये जो मेला है ये बेसिकली हर साल देखने को मिलेगा लगभग मकर संक्रांति के आसपास, और बहुत सारे जो हिंदू पिलग्रिम्स होते हैं, बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो जाते हैं यहाँ पर, और जो गंगा नदी है वहाँ पर एक तरीके से डुबकी लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर बताया गया ये जो मेला है बिल्कुल आपको जस्ट बे ऑफ बंगाल और इधर सागर आइलैंड आपको ये नज़र आएगा, इनके कॉन्फ्रेंस पर लोकेटेड है। ये आपको बे ऑफ बंगाल नज़र आएगा, बस कोने पे यहाँ पे सागर आइलैंड आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर ये एक तरीके से मेला लगता है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। तो कहाँ पर लगता है ये बेसिकली, ये जो बे ऑफ बंगाल और गंगा सागर है, बेसिकली बे ऑफ बंगाल के पास में आपको सागर आइलैंड देखने को मिलेगा, ठीक है। वहीं पर ये आपको मेला लगता हुआ नज़र आता है, और यहीं पर आपको कपिल मुनि टेम्पल भी नज़र आ जाएगा। तो गंगा सागर मेला के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये मेला क्या है, यहाँ पर एग्जैक्टली क्या होता है, मकर संक्रांति के टाइम पर आपको देखने को मिलेगा। प्लस उसके बाद यहाँ पर बोला गया कुंभ मेला के बाद सेकंड लार्जेस्ट ये मेला भी बोला जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, यहाँ पर इंडिया और साउथ कोरिया के बारे में डिस्कशन किया गया है। तो आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत और साउथ कोरिया दोनों ने मिलकर ट्यूसडे में काफ़ी सारे डिस्कशन किया है, बातचीत करी है। तो हमने इस आर्टिकल को कल भी डिस्कस किया था कि कल बातचीत होने वाली है, अब वो फाइनली हो चुकी है। अब इन्होंने डिस्कशन करते हुए ट्रेड को थोड़ा सा और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं कंट्रीज़ के बीच में, उसके ऊपर ध्यान रखा गया। जो व्यापार है उसको हम लोग कैसे और ज़्यादा बढ़िया कर सकते हैं दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो बायलैटरल ट्रेड के ऊपर फोकस रखा गया। प्लस दोनों कंट्री ने अपना जो सेपा एग्रीमेंट है इसको अपग्रेड कर लिया है। सेपा एग्रीमेंट क्या होता है? ये होता है कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक टाइप का ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही होता है। ठीक है, जैसा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है ना, जहां पर आप कोई सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हो लेकिन जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज टैरिफ्स चार्जेस लग रहे हैं उन सबको हटा दिया जाता है, तो वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहलाता है। उसी प्रकार से कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी देखने को मिलेगा। तो ये हम लोगों ने साउथ कोरिया के साथ पहले भी कर रखा था, अब इसको अपग्रेड किया गया है। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे साउथ कोरिया के साथ, व्यापार में और बेहतर करने वाले हैं। साथ ही साथ जो इंडिया है वो आज के टाइम पे देखो, इंडिया बहुत सारा मीट एक्सपोर्ट करता है कहाँ पर, साउथ कोरिया के अंदर। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर इशू की जाती हैं साउथ कोरिया के अंदर, तो उन प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन लेकर आया जाए, उसके बारे में भी डिस्कशन किया गया था इस मीटिंग के अंदर। तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना है। बाकी फिर से वही चर्चा की गई है कि अब अपग्रेड कर दिया गया है सेपा को, तो इससे काफ़ी सारे फायदे निकल कर आएंगे और यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हम लोग जो इंडिया और साउथ कोरिया दोनों के रिलेशंस खासकर ट्रेड मामले में वापस से बेहतर हो पाएं। क्योंकि जो ये मीट था, खासकर बोविन मीट, ये जो मीट था ये साउथ कोरिया में हम बेचते थे तो वहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट आ रही थी, लेकिन अब यहाँ पर इन प्रॉब्लम्स के रिगार्डिंग भी सोल्यूशन लेकर आया गया। बोविन मीट मतलब जो बीफ का मीट होता है उसके बारे में यहाँ पर यह चर्चा की गई है। उसके बाद बराबर में आपको एक छोटा सा आर्टिकल देखने को मिलेगा, इसके अंदर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन नजर आएगी नहीं, इस वजह से मैंने इस आर्टिकल को हाईलाइट किया नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन होती है जिसको हम लोग गैदर कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर डिस्कस करते ज़रूर, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा नजर आएगा नहीं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज वर्ल्ड सेक्शन, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट देखने को नहीं है। जैसे कि चाइना के अंदर लॉकडाउन के बारे में चर्चा की गई है, इस आर्टिकल को छोड़ो। उसका यहाँ पर नेटो रशिया जो भी चल रहा है मामला, इसको कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। अभी फिर से होने क्या वाला है, एक मीटिंग होने वाली है नेटो रशियन काउंसिल की। ठीक है, ये जो मीटिंग है ये आज ही होगी वेडनेसडे में ब्रसल्स के अंदर। तो ये इसके बारे में चर्चा की गई। उस मीटिंग के बाद क्या निकल कर आता है, तो ऑब्वियस सी बात है कल फिर आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, तो ऑब्वियस सी बात है हम वहाँ पर डिस्कशन करेंगे इसका। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, WHO ने वार्निंग सेंड करी है, किसके लिए, यूरोप के अंदर। अब वार्निंग ये है कि देखो आज के टाइम पर जो ये वायरस है वो काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है और एक्सपेक्टेशन है कि जो 50% यूरोपियंस हैं कि वो लोग भी इन्फेक्ट हो सकते हैं अगले आने वाले 2 महीनों के अंदर, ऐसा WHO ने वार्निंग दिया है। और इसी वार्निंग के बेसिस पर बोला कि भाई आज के टाइम पर आप लोग को पूरी तरह से प्रिकॉशंस को लेना है, अपनी जो प्रोटेक्शन है वो अपने हाथ में है, ऐसा WHO ने यहाँ पर यूरोप के अंदर ये स्टेटमेंट जारी कर दिया है। क्लियर हुआ, बस खाली एक्सपेक्टेशन बताई गई, 50% से ज़्यादा जो लोग हैं, 50% से ज़्यादा जो यूरोपियंस हैं वो इन्फेक्ट होने वाले हैं अगले 2 महीने के अंदर, ऐसा WHO का स्टेटमेंट निकल कर आता है। उसके बाद एक बगल में छोटा सा आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, यूएस ने लगभग अनाउंस किया है लगभग $308 मिलियन का एड फॉर अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उन प्रॉब्लम्स को लेकर दुनिया भर में काफ़ी चर्चा भी हुई है, दुनिया भर काफ़ी सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं अफगानिस्तान के रिगार्डिंग। आपको मालूम होगा इंडिया ने भी काफ़ी सारी हेल्प प्रोवाइड करवाई है, तो यूएस ने भी यहाँ पर इसी बीच में अनाउंस कर दिया है इतना रुपया, कि इतना हम लोग रुपया लगाएंगे ताकि अफगानिस्तान के अंदर शांति बनाई जा सके। शांति किस प्रकार से, कि वहाँ पर जो लोग हैं, जो भुखमरी देखने को मिल रही है उस भुखमरी को खत्म किया जा सके, लोगों को छत प्रोवाइड करवाई जा सके, हेल्थ केयर दिया जाए। ठीक है, और भी आज के टाइम पर जो प्रॉब्लम्स है विंटर के टाइम पर, तो उसमें लोगों को असिस्टेंस मिले। ठीक है, फूड वाटर ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाए, हाइजीन सर्विस मिले, तो इसके लिए यहाँ पर यूएस ने ये पैसा अनाउंस किया। इससे पहले यूएन ने भी यहाँ पर मदद करी है, इंडिया ने तो आपको पता है काफ़ी सारी मदद यहाँ पर प्रोवाइड करवा ही दी है ऑलरेडी। उसके बाद एक आर्टिकल आपको ये नीचे देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो ये इन्फॉर्मेशन है ये आपके साथ कल डिस्कस करूँगा। अब आप कहोगे कल क्यों डिस्कस करोगे, उसके पीछे का एक रीज़न है, वो रीज़न सुनो। आज का आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, ठीक है, ये जो थंबनेल है ये मैंने कल रात ही प्रिपेयर कर लिया था। मैंने सोचा एक अलग से टॉपिक ले लेते हैं जिसके बेसिस पर मैं थंबनेल तैयार कर लेता हूँ। अब ये ऐसा मैंने क्यों किया, ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे थंबनेल बनाने में ही लगभग 20 मिनट 25 मिनट ऐसे लग जाता था, तो उसकी वजह से वीडियो काफ़ी लेट हो जाता था। तो आज लगभग 6 बज चुके हैं, अभी तक मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाता, लेकिन अभी करंटली 6 बज रहे हैं ना, ऊपर आप टाइम देख पा रहे होंगे। तो मैं इस समय तक वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता था, लेकिन आज के टाइम पर हम लोग लगभग आधे घंटे के आसपास वीडियो रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, क्योंकि मेरा थोड़ा सा जो टाइम है वो इधर थंबनेल में निकल जाता था। तो मैंने एक टॉपिक कर ही लिया, एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लिया है जो कि थंबनेल के लायक था। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने थंबनेल क्रिएट किया है। और ये जो टॉपिक है बेसिकली गेटवे टू हेल के बारे में बात कर रहा है,
और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो इस वाले टॉपिक को मैं वीडियो के बिल्कुल लास्ट में डिस्कस करूंगा, आपको एक नई जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से जो ये एक टॉपिक जो दूसरा वाला मैंने यहाँ पर आपके साथ बोला है, इसको मैं कल डिस्कस करूंगा। एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, इसके ऊपर मैं थंबनेल कल बनाऊंगा। ठीक है, मतलब थंबनेल रख लूंगा बनाकर। तो यह है कि मुझे टाइम नहीं लगेगा सुबह, फिर वीडियो भी जल्दी अपलोड कर पाऊंगा। तो आई होप आप लोग इस चीज़ में मुझे सपोर्ट करोगे। तो इससे क्या होगा, यहाँ पर ये आर्टिकल तो कल डिस्कस करूंगा और इसके ऊपर इस आर्टिकल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग सा थंबनेल बन सकता है। इसी वजह से यहाँ पर इस आर्टिकल को मैं आपके साथ कल शेयर करने वाला हूँ। क्लियर हुआ? तो वीडियो जल्दी भी आ जाएगा, इससे आप लोगों को भी काफ़ी फ़ायदा होगा, प्लस मेरा भी टाइम बच जाएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम लोग जल्दी यहाँ पर काम कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे, जैसे हम लोग आज कर पा रहे हैं। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 14 के ऊपर, दैट इज बिजनेस सेक्शन। देखेंगे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। अब यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया था, ये आर्टिकल पेज नंबर 1 पर भी कवर किया गया है वोडाफोन आइडिया को लेकर। जो वोडाफोन आइडिया है, इसके जो शेयर्स हैं उसका 35.8% स्टेक भारत सरकार ने ले लिया है। तो गवर्नमेंट यहाँ पर आज के टाइम पर होल्ड कर रही है 35.8% स्टेक इन द वोडाफोन आइडिया। अब 35.8% लगभग आप कह सकते हो 36% की अप्रॉक्स सरकार ने यहाँ पर शेयर लिया। इसकी वजह से कल मार्केट के अंदर काफ़ी तेज़ी से गिरावट देखने को मिली थी, खासकर वोडाफोन के शेयर के अंदर। आपको पता होगा 20% से डिक्लाइन देखने को मिला था वोडाफोन के अंदर। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया 35 या फिर 36% गवर्नमेंट के पास है, बाकी जो 28% शेयर है वो किसके पास देखने को मिलेगा, वोडाफोन ग्रुप के पास देखने को मिलेगा। और बाकी जो बचे 17.8% का शेयर है वो आदित्य बिरला के पास आपको देखने को मिलने वाला है, आदित्य जो बिरला ग्रुप है। क्लियर हुआ? तो ऐसा क्यों किया गया? देखो, ऐसा इसलिए क्या किया क्योंकि आपको मालूम होगा टेलीकॉम रिफॉर्म्स हमने रिसेंटली किए थे, उसके बेसिस पर बोला था कि देखो वोडाफोन के ऊपर अभी बहुत सारा मतलब आप कह सकते हो कि पैसा चुकाना था, बहुत सारा इनके ऊपर कर्ज पड़ा हुआ है सरकार का। मतलब वोडाफोन को बहुत सारा पैसा चुकाना था सरकार को। तो उसके बेसिस पर इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम क्यों ना वोडाफोन का शेयर ही देते सरकार को। तो सरकार ने अब यहाँ पर डेफिनेटली इस वोडाफोन के शेयर को होल्ड कर लिया है। ठीक है, और पता है कितना कर चुकाना था? लगभग यहाँ पर मेरे हिसाब से लगभग 58,200 करोड़ रुपीस, इतना यहाँ पर ये पैसा चुकाना था सरकार को। अब ये इतना पैसा इकट्ठा कैसे हुआ? तो इनका पुराना AGR है, AGR मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। ठीक है, ये जो पैसा है ये टेलीकॉम सेक्टर प्रोवाइड करवा दिया है, टेलीकॉम सेक्टर यहाँ पर देती है सरकार को। और इसके रिगार्डिंग आपको मालूम होगा सरकार ने रिसेंटली रिफॉर्म्स करे थे। सरकार ने बोला था कि जो टेलीकॉम सेक्टर है इनको हम लोग 4 साल का मोरेटोरियम पीरियड देंगे, 4 साल की छूट देंगे, अपना आप लोग इंतजाम करो, उसके बाद पेमेंट करना। ठीक है, लेकिन अभी क्या हुआ, यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि वोडाफोन की हालत सही नहीं है। ठीक है, ये लोग पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पेमेंट अपने आप में बहुत ह्यूज पेमेंट है। इसके अंदर लगभग 8,000 कुछ इस पास के इतने आसपास का जो करोड़ का जो अमाउंट है ये वोडाफोन ऑलरेडी पे कर चुका था, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी ऐसी नज़र आ नहीं रही है ये लोग पूरा अमाउंट पे कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इसी वजह से चर्चा ये की गई कि अब वोडाफोन का जो शेयर है, वोडाफोन का जो स्टेक है वो गवर्नमेंट ने ले लिया है। गवर्नमेंट लगभग 35.8% तक इस वोडाफोन आइडिया को होल्ड करेगी, तो इसके बारे में ज़रूर ध्यान रखना। अब इससे लोग बोल रहे हैं काफ़ी सारा फ़ायदा है और काफ़ी सारा नुकसान भी है। ठीक है, अब फ़ायदा क्या है? देखो, फ़ायदा यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि क्या होगा, वोडाफोन शेयर के पास एक फ्रेश मनी आएगा। ठीक है, अब वोडाफोन ग्रो करेगा और यहाँ पर सरकार के पास BSNL MTNL भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसके माध्यम से वोडाफोन को भी ग्रो कर सकती है सरकार। लेकिन क्रिटिसिज्म क्या देखने को मिला है? क्रिटिसिज्म ये देखने को मिला है, क्या सरकार का अगर किसी के पास पैसा रुका है तो वो इसी प्रकार से चीज़ों को नेशनलाइज करेंगे? दिक्कत ये देखने को मिली है, लोग जो है क्रिटिसाइज इस बेसिस पर कर रहे हैं कि सरकार ने इसको नेशनलाइज किया है और यहाँ पर गवर्नमेंट जो है यहाँ पर फोकस ये कर रही है कि अगर गवर्नमेंट का पैसा किसी पे उधार है तो पैसा ना निकलवाने की बजाय उसका स्टेक ले लिया, तो ये सही नहीं रहेगा। बहुत सारे क्रिटिसिज्म इस प्रकार के देखने को मिल रहे हैं। क्लियर हुआ? ये यहाँ पर बताया गया। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। मैंने आप लोगों को काफ़ी सिंपल शब्दों में इस पूरे केस को समझा दिया, क्योंकि आगे भी चर्चा में आता रहेगा, तो आपको इसके बारे में क्लियर होना चाहिए कि सरकार ने अभी वोडाफोन आइडिया के अंदर स्टेक लिया। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस पेज पर एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। चर्चा की गई है, इंडिया जो है अग्री हो चुका है कि हम लोग US का जो पोर्क प्रोडक्ट है वो इंपोर्ट करेंगे। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा यहाँ पर बोल रही हैं कैथरीन ताई। ठीक है, अब ये कैथरीन ताई कौन हैं? तो ये हैं USTR के रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कि ये जो US ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है ना बेसिकली यहाँ पर, तो उनके अंदर ये एक तरीके से वर्क करती हैं। खासकर अभी आपको मालूम होगा ट्रेड पॉलिसी फोरम भी हुआ था US और इंडिया के बीच में, जहाँ पर व्यापार को लेकर काफ़ी सारा डिस्कशन हुआ था। तो उसी के बेसिस पर बताया कि जो US एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया है, इन्होंने बोला कि इंडिया इंपोर्ट करेगा, इंडिया ने अलाउ कर दिया है, इंडिया इंपोर्ट करेगा क्या? अमेरिकन पोर्क, अमेरिकन के पोर्क प्रोडक्ट्स को, तो हम लोग इंपोर्ट करेंगे, इससे अमेरिका को काफ़ी बेनिफिट होगा, ऐसा यहाँ पर कैथरीन ताई बताती हैं। और इंडिया US के जो भी रिलेशंस हैं, खासकर अगर हम बात करें एग्रीकल्चरल ट्रेड के अंदर, तो
तो इसमें काफ़ी सारी चैलेंजेस देखने को मिले थे, लेकिन अभी जो ये एग्रीमेंट हुआ है इससे काफ़ी सारे सुधार हो सकते हैं, ऐसा भी यहाँ पर कैथरीन ताई बोलती हैं। एक नई अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है यूएस के लिए। यूएस को एक यूएस का जो पोर्क है उसका एक नया मार्केट मिल रहा है इंडिया के अंदर, ठीक है। यहाँ पे बताया गया इससे यूएस इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो भी यहाँ पर ग्रो होते हुए नजर आएंगे, इसमें एक पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ये यहाँ पर कैथरीन ताई अपना एक स्टेटमेंट देती हैं। क्लियर हुआ? तो ये कैथरीन ताई कौन है? तो यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव है, व्यापार को यहाँ पर यूएस का जो भी है वो यही रिप्रेजेंट करती हैं। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने एडिटोरियल सेक्शन के ऊपर, देखेंगे आज के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स को। नौ आज का जो एडिटोरियल है इसके अंदर पहला आर्टिकल बहुत ज़बरदस्त है, इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। जीएसटी कंपनसेशन के बारे में चर्चा की है। एडिटोरियल आज हम लोग और ज़्यादा इफेक्टिव वे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑथर ने क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू करे हैं ये सब मैंने एक आपको अलग से चीज़ें तैयार करके प्रोवाइड करवाई हैं, मैं आपको आगे बताता हूँ, ठीक है। तो जीएसटी कंपनसेशन के बारे में चर्चा की गई है, इसको एक्सटेंड करना काफ़ी सही रहेगा, ठीक है। एक रिफॉर्म रहेगा और एक ज़रूरत भी है, ठीक है, क्योंकि जीएसटी कंपनसेशन का मुद्दा जो है काफ़ी चर्चा में है। मैं आपको समझाऊंगा आखिरकार ये एग्जैक्टली क्यों चर्चा में देखने को मिलता है। उसके बाद एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर ऑथर बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। खासकर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के साथ साथ एक और इंडेक्स आता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं जिसको हम लोग PHDI बोलते हैं, ठीक है। तो वो क्या है हम लोग इसको समझेंगे, वो है प्रेशराइज्ड एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो ऑथर इसके बारे में बताते हैं, इंडिया के अंदर चैलेंजेस क्या है उसके बारे में बताया गया, प्लस उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। तो ऑथर ने ये चीज़ें बताई, मैं आपको अच्छे से यहाँ पर समझाने वाला हूँ। उसके बाद नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो हेट स्पीच को लेकर चर्चा करता है। जो हरिद्वार के अंदर हेट स्पीच देखने को मिली है उसी को लेकर आर्टिकल है, तो इसको अभी हम लोग एक ओवरव्यू ले लेंगे कि हेट स्पीच के बारे में जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो कैसे बन सकते हैं, मैं आपको वो भी समझा दूंगा, ठीक है। उससे पहले हम लोग एक मेंस का क्वेश्चन लेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेंस के लिए भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को देने वाला हूं। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया स्टार्टिंग में। मेंस के लिए आपको एक क्वेश्चन आज लिखना है, वो 2007 के अंदर पूछा गया था। देखिए प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है 2007 का पूछा गया था। आज बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन लिया गया है, आपको सिर्फ आज पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर द मेन सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था साल 2007 के अंदर। इनफैक्ट आपको रटा हुआ होगा, इनफैक्ट काफ़ी बार ये पढ़ा रखा है आप लोगों को कि मेन सोर्सेज क्या क्या है कॉन्स्टिट्यूशन के। हमने अपने संविधान को अलग अलग देशों से यहाँ पर अडॉप्ट कर रखा है, अलग अलग देशों की चीज़ें ले रखी हैं, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ किसी से ले रखी है और फंडामेंटल राइट्स किसी से ले रखे हैं, ठीक है। अलग अलग चीज़ें हमने फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कैसे ले रखा है, तो इसको आपको मेंशन करना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो आज इसको लिखने की कोशिश करना, घर पर बैठ के खुद लिखने की कोशिश करना, और अगर लिख लो तो मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देना। टेलीग्राम पर आप मुझे सेंड कर दोगे तो मैं जो आपका आंसर है वो मैं आपके जो हमारा ग्रुप है बेसिकली उसके अंदर मैं सेंड कर दूंगा। क्लियर हुआ? तो आप जो भी आपका आंसर होगा वो सब लोग रिव्यू कर पाएंगे, ठीक है। बाय द वे इसका जो आंसर है वो शाम तक मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर प्रोवाइड भी करवा दूंगा, इसका आंसर भी आप लोग को मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग काम करेंगे, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, इसका आंसर भी आप लोग को मिल जाने वाला है। तो अभी फिलहाल जो ये आर्टिकल है पहला वाला, यहाँ पर ऑथर लिखते हैं एक्सटेंडेड जीएसटी कंपोजिशन एज अ रिफॉर्म कैटलिस्ट। मतलब कि देखो कंपनसेशन के अंदर जो भी यहाँ पर रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी हद तक आवश्यकता है इसकी, और कंपनसेशन यहाँ पर प्रोवाइड करवाना चाहिए स्टेट्स को, वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। तो जितने भी यहाँ पर चीज़ें ऑथर ने लिखी हैं यही सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दी हैं। तो आपको यहाँ पर मैं आपको इसके थ्रू पढ़ाऊंगा, ताकि क्या हो रहा है ना, आर्टिकल के अंदर आपको चीज़ें अच्छे से नज़र नहीं आ रही है ना, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आपको ये चीज़ें पॉइंट्स जो हैं अच्छे से नज़र आएंगे, इस वजह से मैंने यहाँ पर ये मैंशन किया है। तो पहले मैं आप लोगों को बताता हूं आखिरकार ये मुद्दा क्या है। तो आपको मालूम होगा जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसको कब लाया गया था? साल 2017 के अंदर इसको लाया गया था। अब जब हम लोग इसको लेकर आए तो उससे पहले क्या होता था? उससे पहले मान लो यहाँ पर स्टेट्स जो राज्य हैं, ठीक है, मान लो यहाँ पर ये स्टेट एक्स है और मान लो यहाँ पर एक दूसरा स्टेट है ये वाई है। ये जीएसटी से पहले कैसे व्यापार करते थे? जीएसटी से पहले मान लो यहाँ पर ये जो स्टेट एक्स है ये प्रोड्यूसर है, ये सामान को बना रहा है, तो इन्होंने सामान भेजा किसको? स्टेट वाई को, ठीक है। अब ये जब सामान स्टेट वाई को भेजते हैं तो फिर क्या होगा, यहाँ पर वाई टैक्स पे करेगा, और जो ये टैक्स है ये कमाएंगे, ठीक है। जो क्या है, प्रोड्यूसर के पास ये टैक्स आएगा, प्रोड्यूसर के पास यहाँ पर ये मनी आता है। लेकिन जीएसटी के बाद आकर मामला बदल गया। मामला कैसे बदला? यहाँ पर कंजम्पशन के ऊपर टैक्स लग रहा है, आपको मालूम होगा। तो यहाँ पर क्या है, जो जीएसटी का रेवेन्यू है पहले तो ये जनरेट कर रहे थे, जीएसटी का मतलब पहले जीएसटी नहीं था, पहले जो रेवेन्यू है टैक्स का रेवेन्यू वो इनके पास आ रहा था। लेकिन अब कंजम्पशन के बेसिस पर चीज़ें हुई तो यहाँ पर टैक्स का रेवेन्यू अब इनके पास आ रहा है। तो जो प्रोड्यूसर वाले स्टेट्स है उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होने लगी। इसी वजह से जो प्रोड्यूसर स्टेट्स है, जैसे कि यहाँ पर गुजरात आपको देखने को मिलेगा और भी बहुत सारे स्टेट्स है, महाराष्ट्र देखने को मिलेगा, जहाँ पर प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा होता है, ये लोग राजी ही नहीं हो रहे थे कि यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो जीएसटी को लागू करे, ठीक है। लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमारी केंद्र सरकार ने 2017 में जीएसटी को लागू किया। किस बेसिस पर लागू किया? यहाँ पर सरकार ने बोला, हमारी केंद्र सरकार ने राज्य से बोला, जो कि राज्य मान नहीं रहे थे जीएसटी को लागू करने के लिए, उन्होंने बोला कि देखो आपका कोई भी लॉस नहीं होगा, अगर आपका कोई भी रेवेन्यू के अंदर लॉस होता है तो केंद्र सरकार उसके बदले में आपको कंपनसेशन देगी, कुछ पैसा देगी। उसी कंपनसेशन के बारे में बात की गई है, कुछ पैसा देगी ताकि आप लोगों का जो रेवेन्यू है वो बराबर हो जाए।
तो स्टेट्स ने बोला चलो ठीक है, कंपनसेशन अगर हम लोग को मिलेगा तो हम लोग यहाँ पर एक काम कर लेंगे। और ये कंपनसेशन का क्राइटेरिया कैसे डिसाइड किया, क्या मैं आपको बताता हूँ। जो स्टेट्स हैं, स्टेट का जितना भी रेवेन्यू था साल 2015-16 के अंदर, मतलब साल 2017 के अंदर जीएसटी लाया गया, इससे एक साल पहले साल 2015-16 के अंदर जो भी रेवेन्यू था स्टेट्स का, जो भी राज्य सरकार का रेवेन्यू था, उसमें बोला गया वही रेवेन्यू जो टोटल रेवेन्यू है उसके अंदर सालाना हम लोग 14% का इंक्रीमेंट करते रहेंगे, 14% की कंपाउंडिंग करते रहेंगे। क्योंकि होगा क्या, धीरे धीरे वो रेवेन्यू ग्रो तो होता, तो यहाँ पर 14% का रेवेन्यू का 14% का इंक्रीमेंट करते करते हम लोग यहाँ पर ये कमा सकते थे पैसा। तो स्टेट्स ने बोला हमें इस हिसाब से पैसा चाहिए, इस हिसाब से हम लोग को कंपनसेशन चाहिए। तो ये डिसाइड हो चुका था। डिसाइड ये हुआ कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो स्टेट्स को आने वाले 5 साल के लिए कंपनसेशन देगी, कुछ पैसा देगी, ठीक है, जिससे कि जो है स्टेट्स मान गए और स्टेट्स ने क्या करा, यहाँ पर राजी कर दिया और जीएसटी को लागू कर लिया गया। क्लियर हुआ। तो ये मुद्दा था। तो आज के टाइम पर प्रॉब्लम्स काफ़ी सारी आ चुकी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम आई और जिसकी वजह से आज के टाइम पर ये ट्रस्ट जो है वो टूट चुका है दोनों के बीच में, वो मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल तो यहाँ पर ऑथर ने क्या बोला, क्लेम ये किया गया कि जो जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन है इंडिया के अंदर वो अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट था हमारे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर। फेडरलिज्म मतलब क्या है, जहाँ पर हमारे यूनियन और स्टेट्स दोनों ने हाथ में मिलाए थे, दोनों मिलकर काम करते हैं। तो यहाँ पर एक सबसे बड़ा स्टेप उठाया गया था जीएसटी का, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का। हालांकि यहाँ पर क्या हुआ, मैंने आपको रेवेन्यू के बारे में बता दिया है, ये बात की गई थी रेवेन्यू के बारे में, स्टेट ने यहाँ पर मना किया था, लेकिन फिर भी आप कह सकते हो सब कुछ मना कर ये चीज़ें लागू कर दी गई थी, फिर उसके बाद ये चीज़ें इंप्लीमेंट हो गई। लेकिन ये कैलकुलेशन किस हिसाब से रखा गया था मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बोला गया जो स्टेट्स का डर है वो दूर करने के लिए बोला ये कि जो भी लॉस होगा स्टेट्स को, एलाई मतलब दूर करने के लिए, ठीक है, जो फियर मतलब डर, तो स्टेट्स का जो डर है वो दूर करने के लिए जो भी पॉसिबल रेवेन्यू लॉस होगा वो सब यहाँ पर आप कह सकते हो एज अ कंपनसेशन हमारी जो केंद्र सरकार है वो प्रोवाइड करवा देगी। जैसे मैंने आप लोग को बता चुका हूँ, ठीक है, स्टेट्स का जो भी लॉस होगा वो जीएसटी के तौर पर यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंपनसेशन होगा वो हमारी जो केंद्र सरकार है वो प्रोवाइड करवा देगी। और ये कैसे डिसाइड किया गया था मैंने आपको ये भी बताया। जो केंद्र सरकार है इन्होंने यहाँ पर ये बोला कि जो आपका कंपनसेशन है आपका कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, मान लो स्टेट्स है, ठीक है, स्टेट का जो एक साल पहले का डेटा लिया जाएगा, साल 2015-16 का टोटल अमाउंट लिया जाएगा, उसके अंदर ये लोग ग्रोथ को अप्लाई करते रहेंगे, 40% की हर साल ग्रोथ देखते रहेंगे, उसके हिसाब से आगे 5 साल तक कंपनसेशन दिया जाएगा। क्योंकि ऑब्वियस ही बात है ग्रोथ तो होती ना स्टेट्स की, तो वो चीज़ें देखते हुए यहाँ पर बोला गया 14% का ग्रोथ हर साल होगा और इसके बेसिस पर यहाँ पर जो हमारी केंद्र सरकार है वो कंपनसेशन देगी। सारी चीज़ें सब कुछ बिल्कुल मेंटेन हो चुका था। अब एक क्वेश्चन ये भी आ रहा होगा आपके दिमाग में, आखिरकार जो केंद्र सरकार कंपनसेशन देगी कहाँ से, तो ये भी तो एक टैक्स ही है। क्योंकि कंपनसेशन देने के लिए केंद्र सरकार ने एक कंपनसेशन सेस बना लिया था, जहाँ पर कुछ टोबैको प्रोडक्ट्स हो गए, ऑटोमोबाइल, कोल, सॉलिड फ्यूल, यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो गई, पान मसाला हो गया, इनके ऊपर सरकार आपसे सेस ले रही है, ठीक है, एक और अमाउंट जीएसटी वीएसटी ले रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर एक सेस लेते हैं, ठीक है। अब वो जो सेस है बेसिकली वो यहाँ पर इस कंपनसेशन फंड के अंदर डाला जाता है। तो हमारी जो केंद्र सरकार है वो कंपनसेशन फंड बनाई है, यहाँ से भी जो यहाँ पे भी जो पैसा है वो आपसे ही लिया जा रहा है, ठीक है, सेस काटा जा रहा है। तो जो भी पैसा यहाँ पर इकट्ठा होगा वो कंपनसेशन उठाकर हम लोग किसको दे देंगे, स्टेट्स को दे देंगे, जो भी उनके स्टेट्स के रेवेन्यू के अंदर कमी आएगी। क्लियर हुआ। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक कंपनसेशन डिसाइड किया गया था। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर क्या हुआ, देखो अनफॉर्चुनेटली जो ये कंपनसेशन है ये कंट्रोवर्सी के अंदर क्रिएट हो गया। वो कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो पहले 2 साल तो मामला बिल्कुल अच्छे से चला, ठीक है, मैंने आपको बताया 2017 में इसको लॉन्च किया गया था जीएसटी को, 2017-18 और 2018-19 ये दोनों साल मामला बहुत अच्छे से चला। इनफैक्ट जितना एक्सपेक्टेशन था कि कंपनसेशन पे करेंगे उससे ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था, ठीक है, जो सेस कलेक्शन है वो यहाँ पर ज़्यादा कलेक्ट हो रहा था कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट से। तो मतलब कलेक्शन काफ़ी अच्छा हो रहा था, पहला 2 साल बहुत अच्छे से निकले थे। लेकिन होता क्या है यहाँ पर, अब मिसट्रस्ट स्टार्ट होता है, मतलब कि दोनों के बीच में यहाँ पर आप कह सकते हो थोड़ा बहुत आप कह सकते हो जो डिस्प्यूट है वो कब स्टार्ट होता है, साल 2019 के अंदर। 18-19 के अंदर क्या होता है, जो यहाँ पर एक तरीके से कंपनसेशन सेस था, ठीक है, मैंने आपको बताया ना कंपनसेशन के लिए फंड बनाया केंद्र सरकार ने, तो कंपनसेशन फंड के अंदर पैसा कम हो गया, ठीक है, मतलब कि अब की बार कलेक्शन कम हो गया। 2018-19 से को कलेक्शन कम हुआ, 2017-18 में कलेक्शन अच्छा था, 2018-19 में कलेक्शन अच्छा था, इनफैक्ट कलेक्शन अच्छा नहीं, कलेक्शन उससे भी ज़्यादा था। ये इतना एक्स्ट्रा अमाउंट यहाँ पर आ चुका था इनके पास। तो यहाँ पर हुआ क्या, 2019 के अंदर ये मामला उल्टा पड़ गया। 2019 के अंदर क्या हुआ, ये जो कलेक्शन है बेसिकली वो यहाँ पर कम हो गया। अब कलेक्शन कम हो गया तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो अपना पहला का एक्स्ट्रा अमाउंट बचा हुआ था, ठीक है, पहले 2 साल का पैसे ज़्यादा आज गया था, तो वो सब अमाउंट मिला कर क्या किया, इन्होंने कंपनसेशन दे दिया कि चलो अब की बार भी हम लोग राज्यों को कंपनसेशन दे देते हैं। चलो 2018-19 तक मामला संभल रहा था, चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन 2020-21 के अंदर क्या हुआ कि आपको पता होगा कोविड-19 आया। कोविड-19 के बाद यहाँ पर लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर प्रोडक्शन बंद हो गया, कोरोना वायरस की वजह से चीज़ें बदल चुकी हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो स्टेट्स हैं, मैंने आपको बताया ना, जो स्टेट्स प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो स्टेट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं,
ठीक है। अब उनको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है एक तरीके से, अब उनको यहाँ पर कंपनसेशन मिल रहा है, ठीक है। अब क्या स्टेट जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको कंपनसेशन मिल रहा है, लेकिन लॉकडाउन लगा, कोरोना वायरस आया, इसकी वजह से प्रोडक्शन भी बंद हुआ, स्टेट्स का जो है लॉस हो गया। अब रेवेन्यू कम हो ही रहा है, इनकी इनकम जनरेट हो ही नहीं रही है, खर्चा लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर पेंडेमिक बढ़ चुका है, कोरोना वायरस आ चुका है, तो पैसा इन्होंने लगाना पड़ रहा है हर चीज़ के अंदर, हेल्थ के ऊपर, पब्लिक हेल्थ के ऊपर पैसा खर्च रहे हैं। तो इसकी वजह से इनका रेवेन्यू तो जनरेट नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आप कह सकते हो इनको अब की बार कंपनसेशन भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो चुकी है दुनिया देश भर के अंदर। क्लियर हुआ। तो इसके बेसिस पर हम लोगों ने ये देखा, जो ये लॉस ऑफ रेवेन्यू था स्टेट्स का, वो लगभग 3 लाख करोड़ का पहुंचा, जिसमें से 65,000 करोड़ रुपए एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये कंपनसेशन से, ठीक है। अब मतलब कि क्या हुआ, यहाँ पर सरकार ने बोला कुछ पैसा हम लोग कंपनसेशन सेस का जो है वो पैसा प्रोवाइड करवा देंगे, लेकिन फिर भी मिला जुलाकर आप कह सकते हो 3 लाख करोड़ रुपए का लॉस ये देखने को मिला, जिसमें से क्या हुआ कि यूनियन गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने डिसाइड ये किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, पैसा बोरो करेंगे, क्योंकि अब यहाँ पर लॉस काफ़ी बढ़ चुका है, डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो चुका है कोरोना वायरस की वजह से। शुरुआती 2 साल में कहानी अच्छी चली थी, लेकिन बाद में अब यहाँ पर पिट चुका है सब मामला। तो अब यहाँ पर सरकार ने डिसाइड किया 1 लाख रुपये हम लोग बोरो करेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और बोला इसका जो भी इंटरेस्ट वगैरह वो सब हम पे करते रहेंगे, फ्यूचर में जो भी हम कंपनसेशन सेस कमाएंगे वो सब हम लोग पे करते रहेंगे। ये यहाँ पर आप कह सकते हो सरकार के थ्रू डिसाइड किया गया। तो सरकार ने यहाँ पर पैसा बोरो भी किया, फिर सरकार ने यहाँ पर पैसा दिया भी, तो आप कह सकते हो ये सिचुएशन आज के टाइम पर खराब हो चुकी है। तो जो पूरा का पूरा एंटायर कंपोजिशंस का पेमेंट का सिस्टम था ना, ये एक तरीके से ख़राब हुआ, और जो हमारी केंद्र सरकार और स्टेट का जो रिलेशन है वो यहाँ पर इसी बेसिस पर ख़राब हुए, एक मिसट्रस्ट का क्रिएट हो गया। क्लियर हुआ। और ये जो कंपनसेशन पे करने की बातचीत कब तक की गई थी, 2022 तक की गई थी। आपको मालूम होगा, मैंने आपको बताया ना, साल 2017 में जीएसटी को लाया गया, आने वाले 5 साल तक एक कंपनसेशन देने के बारे में बातचीत की गई थी। आने वाले 5 साल मतलब साल 2022 तक ये कंपनसेशन देना था। साल 2022 तो आने वाला है, आ चुके हैं बेसिकली हम लोग, अब ये चीज़ें तो एंड होने वाली हैं, लेकिन अभी तक कंपनसेशन पूरा आया नहीं है, स्टेट्स को घाटा और हो चुका है। तो स्टेट्स यहाँ पर मांग ये करते हैं कि जीएसटी कंपनसेशन को एक्सटेंड कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, ये यहाँ पर मुद्दा है। तो स्टेट्स यहाँ पर मांग कर रहे हैं कि भाई आने वाले 5 साल और बढ़ा दिया जाए, और आने वाले 5 साल में भी आप लोग हम लोगों को कंपनसेशन दो, क्योंकि हमें घाटा बहुत हो चुका है। क्लियर हुआ। तो यही यहाँ पर अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की गई है। अब यहाँ पर अमेंडमेंट, यहाँ पर अ केस ऑफ अमेंडमेंट देखने को मिल रहा है। इसमें पहला अमेंडमेंट इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि देखो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सरकार क्या कर सकती है, सरकार ये कर सकती है कि जो भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, रियल इस्टेट है, अल्कोहल है, इनके ऊपर जीएसटी नहीं लग रही, आप इनको ऊपर जीएसटी लगाओ, इनसे पैसा कमाओ, इन पे पैसा कमाने के बाद आप यहाँ पर एक कंपनसेशन पे करो। दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा आज के टाइम पर जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर आपको मालूम होगा, जीएसटी के अंदर आपको अलग अलग रेट स्टेट देखने को मिलता है, 5%, 12%, 18%, 28%, ये अलग अलग स्लैब डिसाइड करेगा। ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड मेथड है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। तो इसको सिंपल करो यार, इसको एक यूनिफाई टैक्स सिस्टम लेकर आओ, मतलब कि एक तरीके से यूनिफाई रेट लेकर आओ, जिससे काफ़ी मामला सॉल्व होगा। ये यहाँ पर दूसरा, यहाँ पर एक तरीके से अमेंडमेंट करने के बारे में चर्चा की गई है। तीसरा इन्होंने बोला देखो कंपनसेशन जो पेमेंट है इसको आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार को घाटा राज्य सरकार को घाटा हो चुका है। तो आने वाले 5 साल के अंदर आप ये अगर कर देते हो ये काम, तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि स्टेट्स के पास पैसा नहीं होगा, तो इससे जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसके ऊपर काफ़ी बड़ा खतरा पहुंचेगा। आई होप आप लोग यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर कर चुके हो। तो ऑथर ने क्या क्या बोला मैंने आपको समझा दिया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में बताया, रीजन फॉर मिसट्रस्ट क्या है मैंने आपको बता दिया, शॉर्टफॉल क्या हुआ था, इशू क्या है मैंने आप लोगों को बता दिया, अमेंडमेंट क्या करने के बारे में चर्चा की गई है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि एग्जैक्टली क्या क्या अमेंडमेंट करने के बारे में बताया गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ, ठीक है। उसके बाद एक एडिटोरियल पहले हम लोग याला डिस्कस करते हैं, यहाँ पर भी कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है जिसको आप लोग स्टोर करके रख सकते हो। हेट स्पीच के बारे में चर्चा की गई है, मैंने आपको बताया हरिद्वार के अंदर एक हेट स्पीच देखने को मिला था, उसकी वजह से लगातार ये आर्टिकल चर्चा में देखने को मिल रहे हैं। एक हरिद्वार के अंदर इवेंट था, इवेंट के अंदर यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी कुछ बोल दिया था एक दूसरे पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट में। तो ये बोला, ये मुद्दा काफ़ी उठा, देश भर में इसके बारे में चर्चा हुई। तो यहाँ पर ऑथर ये बोलते हैं जो हेट स्पीच है इसके रिगार्डिंग कड़ी से कड़ी यहाँ पर हम लोग को कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे पास कड़े से कड़े प्रोविजन होनी चाहिए जो कि हेट स्पीच को रोके, क्योंकि हेट स्पीच बिल्कुल भी सही नहीं है किसी भी देश के लिए। क्लियर हुआ। इससे विवाद काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो मैं आप लोगों को हेट स्पीच के रिगार्डिंग बताता हूँ। सबसे पहली बात, ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली यहाँ पर एक एफआईआर फाइल करी गई थी एक लीडर के थ्रू उत्तराखंड के अंदर, वो मैंने आपको बता दिया है कि हरिद्वार के अंदर ये इवेंट देखने को मिला था। अब हेट स्पीच के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात आपको समझना होगा एग्जैक्टली क्या होता है। जनरल वर्ड्स में बात करें तो इसको यहाँ पर बोला जाता है, ये कुछ वर्ड्स हैं, शब्द हैं, जिससे क्या होता है, दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में आप हेटेड फैलाते हो, नफरत फैलाते हो, दो कम्युनिटी के बीच में आप ये नफरत फैलाते हो कुछ वर्ड्स का इस्तेमाल करके, उसको हम लोग बोलते हैं हेट स्पीच। दो ग्रुप आप कह सकते हो कम्युनिटी, रिलीजन या रेस के बीच में आप लोग यहाँ पर ये काम कर रहे हो तो वो हेट स्पीच कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, और इसकी वजह से वॉयलेंस काफ़ी बढ़ जाता है। क्लियर हुआ।
उसका यहाँ पे बोला गया जो 267th रिपोर्ट ऑफ द लॉ कमीशन ऑफ इंडिया था, इन्होंने यहाँ पर क्या बोला था, जो हेट स्पीच है उसको इन्होंने यहाँ पर ये बोला, हेट स्पीच बेसिकली एक हेट्रेड है, एक नफरत है, प्राइमरी अगेंस्ट अ ग्रुप ऑफ पर्सन। मैंने आपको बताया दो ग्रुप ऑफ पर्सन है, उनके बीच में यहाँ पर आप लोग नफरत फैला रहे हो, ठीक है, रेस, एथनिसिटी, जेंडर, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, रिलीजियस बिलीव्स के बेसिस पर, तो ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये हेट स्पीच को रोकने के बारे में ऑथर चर्चा करते हैं। अब हेट स्पीच के बढ़ने के पीछे के कारण क्या है, देखो ऑथर ये बताते हैं, पहला कारण आपको यहाँ पर सुपीरियरिटी देखने को मिलेगा, मतलब कि बहुत सारे जो इंडिविजुअल्स हैं वो यहाँ पर रूढ़िवादी सोच के अंदर बिलीव करते हैं, मतलब जो अपने पुराने ज़माने वाली सोच है उसके अंदर यहाँ पर विश्वास रखते हैं, उसी सोच के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत है, ठीक है। उनकी सोच क्या है, यहाँ पर वो अपने आप को एक तरीके से ऊपर ऊपर समझ रहे हैं, अपने जो नीचे क्लासर वाले ग्रुप हैं उनको एक तरीके से काफ़ी नीचे समझ रहे हैं, उसके बेसिस पर भेदभाव क्रिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रहे हैं। तो ये अपने आप में एक गलत चीज़ देखने को मिलेगी। तो ये इनकी जो सोच है ना रूढ़िवादी वाली, वो काफ़ी ज़्यादा एक आज के टाइम पर हेट स्पीच को बढ़ा रही है। और उसके बाद ये अपनी सोच के प्रति काफ़ी यहाँ पर इनके अंदर काफ़ी गर्व होता है कि हाँ यार हमारी ये सोच है, मतलब अपनी जो आइडियोलॉजी है उसके प्रति बहुत ज़्यादा जिद्दीपना देखने को मिलता है कि हाँ भाई हम बिल्कुल सही हैं। तो इसकी वजह से भी आज के टाइम पर हेट स्पीच काफ़ी बढ़ रहा है लगातार, ये यहाँ पर ऑथर मेंशन करते हैं। अब अगर हम लोग बात करें हेट स्पीच के बारे में, तो आज के टाइम पर हेट स्पीच को लेकर लीगल पोजीशंस क्या है, मतलब कि क्या क्या हमारे पास प्रोविजंस हैं, हम कैसे टैकल कर सकते हैं हेट स्पीच को, वो आपको मेंशन कर रहा गया है यहाँ पर। पहली बात, अगर मान लो कोई व्यक्ति हेट स्पीच करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई किस बेसिस पर की जाती है। इंडियन पिनल कोड के अंदर जो भी आईपीसी है, इसके अंदर जो सेक्शन 153A है और सेक्शन 153B है हमारा, वो यहाँ पर बोलता है पनिशमेंट के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर दुश्मनी या फिर हेटेड फैलाता है दो ग्रुप्स के बीच में तो उसको पनिश किया जाएगा। उसी प्रकार से आईपीसी का जो सेक्शन 295A है, ये भी यहाँ पर हेट स्पीच के बारे में बात करता है। ये भी डील करता है कि अगर कोई व्यक्ति ये काम करता है, किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के बीच में इस प्रकार से हेटेड को फैलाता है, तो उसके खिलाफ भी यहाँ पर पनिशमेंट की जाएगी। उसी प्रकार से आईपीसी का सेक्शन 5051 और 5052 भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर ऐसा कंटेंट सर्कुलेट करता है, उसका पब्लिकेशन करता है, तो इससे भी क्या होगा, यहाँ पर उस व्यक्ति के अगेंस्ट में यहाँ पर ये स्टेप उठाए जाएंगे। तो मतलब कि क्या हेट स्पीच के रिगार्डिंग प्रोविजंस हैं, बिल्कुल हमारे पास प्रोविजंस हैं आईपीसी के अंदर, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन चीज़ों को और ज़्यादा कड़ा कर देना है, ये यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। उसके बाद ये तो आईपीसी के अंदर प्रोविजंस थे। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोविजंस देखने को मिलेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर जो सेक्शन 8 है इसका, ये यहाँ पर आप कह सकते हो किसी भी व्यक्ति को रोकता है, मतलब कि मान लो एक व्यक्ति है जिसने यहाँ पर इलीगल तरीके से इसका इस्तेमाल किया, हेट्रेड का इस्तेमाल किया, ठीक है, हेट्रेड का इस्तेमाल करा इलीगल तरीके से, और उसके बाद यहाँ पर किसी दो पर्टिकुलर ग्रुप के बीच में ये विवाद क्रिएट कर दिया है, तो क्या होगा, उस व्यक्ति को इलेक्शन लड़ने से रोका जाएगा। ये यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 के अंदर बताया गया है। उसी प्रकार से इसी आरपीए एक्ट का सेक्शन 123(3)(a) और सेक्शन 125 ये भी यहाँ पर यही बात करता है कि मान लो अगर कोई व्यक्ति अपने यहाँ पर इलेक्शंस के अंदर कोई यहाँ पर हेट स्पीच का इस्तेमाल करता है, यहाँ पर रेस, रिलीजन, कम्युनिटी के बेसिस पर भेदभाव क्रिएट करता है, तो यहाँ पर वो करप्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस कहलाएंगी, ऐसा यहाँ पर बताया गया ऑथर के थ्रू। उसके बाद यहाँ पर बोला कि देखो आज के टाइम पर इंडियन पिनल कोड के अंदर बहुत सारी कमेटी आई, कमेटी ने यहाँ पर अपने काफ़ी सारे चेंजेस करने के बारे में बताया कि चेंजेस करने की ज़रूरत है। जैसे कि विश्वनाथन कमेटी 2019 में आई थी, इन्होंने यहाँ पर एक आप कह सकते हो सेक्शन इंसर्ट किया था, और यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो जो भी व्यक्ति है उसके ऊपर पनिशमेंट तो होगा 2 साल का, साथ ही साथ यहाँ पर 5,000 रुपये का फाइन भी होगा अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है तो। उसी प्रकार से बेस बरुआ कमेटी आई थी 2014 के अंदर, तो एक कमिटीज़ भी आई थी, इन्होंने भी अपना पूरी तरह से यहाँ पर सोल्यूशन दिया है कि बिल्कुल यहाँ पर सज़ा बढ़नी चाहिए, पनिशमेंट बढ़ना चाहिए और फाइन भी बढ़ना चाहिए अगर कोई ये काम करता है, ताकि ये काम कोई दूसरा दोहराए ना। उसके बाद एट द लास्ट वे फॉरवर्ड क्या है, वे फॉरवर्ड ये है कि देखो एक सबसे अच्छा तरीका यह है, अगर आप लोग को हेट्रेड को ख़त्म करना है तो आप लोग एजुकेशन को बढ़ाओ, ठीक है, आप लोग यहाँ पर एजुकेशन शिक्षा को आगे बढ़ा सकते हो, उससे आप लोग यहाँ पर लोगों के अंदर थोड़ी बहुत समझ में आएगी, ठीक है, समझ आएगी तो फिर यहाँ पर वो चीज़ों को आगे बढ़ा पाएंगे और हेट स्पीच के अगेंस्ट में यहाँ पर लड़ पाएंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये चीज़ें यहाँ पर आई होप आप लोग समझ गए होंगे हेट स्पीच के रिगार्डिंग ऑथर क्या बोल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर यहाँ पर ये ऑथर क्या बोले आपको वो समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले यार मैं कुछ मिस ना कर दूं तो उसके बारे में बता देता हूँ। मैंने आपको अभी एक पिक्चर दिखाया था, ये मैंने आपको थंबनेल दिखाया था, यहाँ पर गेटवे टू हेल के बारे में बात की जा रही है। तुर्कमेनिस्तान के अंदर ये नरक का दरवाज़ा है, ठीक है, इस नरक के दरवाजे को बंद किया जा रहा है। तो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। इस दरवाजे को क्यों बंद कर रहे हैं, क्या सिचुएशन है, मैं आप लोगों को वो भी समझाने की कोशिश करूँगा। पहले तो ये कहाँ पर लोकेटेड है मैं आप लोगों को इसका मैप भी दिखा देता हूँ, क्योंकि मैप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लोग तुर्कमेनिस्तान पर आओगे तो तुर्कमेनिस्तान पर आपको यहाँ पर ये दरवाज़ा देखने को मिलेगा, ये लोग भी दरवाज़ा बोलते हैं, मतलब इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग तरीके से, लेकिन दरवाज़ा ही एग्जैक्टली बोला गया है। ये इस प्रकार से क्रेटर है, और पता
लगातार यहाँ पर इस प्रकार से आग जलती रहती है। ये हकीकत का सीन है, ऐसे आग यहाँ पर ये लगातार जलती रहती है। इसके पीछे के कारण क्या है उसको समझते हैं। आपसे क्वेश्चन बन सकता है खासकर फ्लेम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाल ही में तुर्कमेनिस्तान ने यहाँ पर डिसाइड किया ये जो आग है इसको बुझा दिया जाएगा। ठीक है, जो ये आग जल रही है इस क्रेटर के अंदर, इस गड्ढे के अंदर, इसको बुझा दिया जाएगा। बोला ये जो आग लगी हुई है ये नेचुरल गैस के अंदर लगी हुई है। नेचुरल गैस जैसे कि मीथेन, सबसे ज़्यादा यहाँ पर मीथेन है। मीथेन के अंदर ये आग लगी हुई है और ये आग जल रही है पिछले 50 सालों से। ठीक है, अब यहाँ पर नेचुरल गैस है, बिल्कुल एक नीचे मीथेन नेचुरल गैस आपको देखने को मिलेगी, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम लोग दरवाज़ा गैस क्रेटर बोलते हैं, इसको गेटवे टू हेल भी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन मैंने गेटवे टू हेल कहाँ पर है, तो वो तुर्कमेनिस्तान के अंदर है। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा क्या मैं आप लोग को समझाता हूँ। पहली बात तो यहाँ पर गेटवे ऑफ हेल कैसे बना, ये कहाँ पे लोकेटेड है, तुर्कमेनिस्तान के अंदर एक काराकोरम डेजर्ट है, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल अशगाबाद है, अशगाबाद से 260 किलोमीटर दूर पर यह डेजर्ट नजर आएगा, वहाँ पर ये पूरा गेटवे ऑफ हेल लोकेटेड है। बोला जा रहा है जो क्रेटर है ये पिछले 50 सालों से लगातार बर्न कर रहा है, लगातार यहाँ पर ये क्रेटर जल रहा है। ये क्रेटर बना कैसे, बोला यह जाता है कि देखो एक टाइम पर जो तुर्कमेनिस्तान है वो यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था 1991 के आसपास, है ना। तो सॉरी हाँ उससे पहले, तो अब उससे पहले यहाँ पर 1991 से पहले यूएसएसआर का पार्ट हुआ करता था तुर्कमेनिस्तान। तो उसी समय की बात है ये सब, क्लियर हुआ। तो 1991 के बाद जो यूएसएसआर टूटा तो तुर्कमेनिस्तान अलग हुआ था, ये भी आप लोगों को मालूम होगा। तो यूएसएसआर का पार्ट जब वो हुआ करता था उस समय यहाँ पर सोवियत ड्रिलिंग ऑपरेशन चल रहा था। तो तुर्कमेनिस्तान में जहाँ पर ये क्रेटर आपको नजर आएगा, ये नरक का दरवाजा नजर आएगा, वहाँ पर ड्रिलिंग चल रही थी। ठीक है, जो हम लोग ऑयल वगैरह निकालते हैं तो ड्रिलिंग करने के बाद हम लोग ऑयल को निकालते हैं, आप लोगों को मालूम होगा। ठीक है, जो ड्रिलिंग चल रही थी, ड्रिलिंग करते करते क्या हुआ, ये जो है पूरा हिस्सा धंस गया था अंदर, एकदम से घुस गया, तब से क्रेटर बन चुका है। और फिर ये जब घुस गया अंदर ये पूरा हिस्सा, तो इसमें से गैस निकलने लगी। ठीक है, नेचुरल गैस जो मीथेन है वो यहाँ पर निकलने लगी। जब लोगों ने कुछ टाइम बाद आइडेंटिफाई किया तो काफ़ी यहाँ पर नेचुरल गैस निकल रही है, तो इन्होंने सोचा क्यों ना हम यहाँ पर आग लगा दें, आग लगा देंगे तो नेचुरल गैस यहाँ पर खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो जल के खत्म हो जाएगी। तो इन्होंने आग लगा दी। जैसे इन्होंने आग लगाई वैसे ही यहाँ पर आप कह सकते हो तेज़ी से वो आग फैल गई, और उसके बाद ये लगातार आप कह सकते हो तब से अभी तक ये जलता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा यहाँ पर बोला जाता है यही हुआ था। लेकिन उसके बाद कोई और भी बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे रिसर्चर्स है वो गए थे, मैंने आपको एक पिक्चर दिखाया ना, इस प्रकार से वो सूट पहन के रिसर्चर्स वगैरह गए थे यहाँ पर इस क्रेटर के अंदर। उन्होंने यहाँ पर अच्छे से देखा भी ये चीज़ों को, और उन्होंने बोला देखो यार ये कोई आम बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किसी ने आग लगाई है, ऐसा हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फिर भी कुछ और भी रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लगातार जल रहा है। ठीक है, रीजंस वही है, यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज आपको देखने को मिलेंगे, नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस लगातार लीक हो रही है और इसके अंदर आग लगातार लग रही है। ठीक है, अब इसको क्लोज क्यों किया जा रहा है, तुर्कमेनिस्तान ने बोला हम इसको बंद कर रहे हैं। बंद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे एनवायरमेंट के ऊपर काफ़ी नुकसान है, प्लस लोगों की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी सारा नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस वजह से इसको बंद कर रहे हैं। अब बंद करने के लिए उसके ऊपर काफ़ी सारा रेत वगैरह डाल दिया जाएगा, लेकिन वो देखने वाली बात है, बंद हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। हो सकता है गैस तब भी लीक होती रहे, एक विस्फोट हो जाए, क्योंकि जो मीथेन है ना वो अपने आप में काफ़ी खतरनाक है। मीथेन के बारे में अगर हम बात करें तो आज के टाइम पर ग्राउंड ओजोन लेवल के अंदर इसका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। जो भी आज के टाइम पर हमारा एयर पोल्यूशन है उसके अंदर भी आप देख पाओगे मीथेन के देखने को मिलती है। मीथेन की वजह से हर साल लगभग 1 मिलियन के आसपास प्रीमेच्योर डेथ होती है, मतलब कि आप कह सकते हो 10 लाख के आसपास लोगों की जान जाती है मीथेन की वजह से। क्लियर हुआ। तो ये टॉपिक मैं भूल ना जाऊं, मुझे लग रहा था बार बार मैं भूल ना जाऊं, इसी वजह से मैंने यहाँ पर इसको पहले पढ़ा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट जो एडिटोरियल है वो बात करता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, और आप कह सकते हो कि यहाँ पर प्रपोज्ड प्लानिटरी प्रेशर के बारे में। तो मैं आपको दोनों चीज़ें बताऊंगा आखिरकार क्या होता है। पहली बात तो यहाँ पर ऑथर का कॉन्टेक्स्ट क्या है, मतलब न्यूज़ क्या है, क्यों चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर हुआ क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर इंडिया की जो रैंक है वो 131 है अमंग द 189 कंट्रीज़। ये डेटा साल 2019 का है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर जो इंडिया की रैंक पहले तो 131 हुआ करती थी, तो उसका भी आप लोगों ने देखा ये साल 2019 का डेटा है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोला गया ये जो रैंक है खासकर ये उससे पहले वाले साल से स्लिप हो चुकी है 2 स्टेप नीचे, मतलब पहले के कंपैरिजन में हमारी रैंक लगातार कम होती हुई नजर आ रही है इसके अंदर। ये जो इंडेक्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको कौन रिलीज करता है, इसको रिलीज करता है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसको हम लोग यूएनडीपी बोलते हैं। ध्यान सुनना, इस आर्टिकल के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया गया, जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, और पीएचडीआई के बारे में बताया गया। ऑथर ने फोकस पीएचडीआई के ऊपर ही किया है, बस ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के ऊपर फोकस नहीं किया है। लेकिन मैं आपको सारी चीज़ें बेसिक से समझाऊंगा जैसे मैं करता हूं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताऊंगा और पीएचडीआई के बारे में बताऊंगा एग्जैक्टली क्या बोल रहे हैं ऑथर। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर ये मैंने आपको बता दिया। अब होता क्या है यहाँ पर, ये देखो यूएनडीपी और ही बहुत सारी रिपोर्ट्स को लेकर आता है। इस प्रकार से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स तो आता है, मतलब मानव का कितना विकास हुआ है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इसी को यहाँ पर बोलते हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ये जो यूएनडीपी है इस इंडेक्स के साथ साथ और भी इंडेक्स को लेकर आता है, जैसे कि इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्रॉस डेवलपमेंट इंडेक्स हो गया, ग्रॉस इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया, सॉरी जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स और जेंडर इंडेक्स इनइक्वालिटी इंडेक्स हो गया। तो इस प्रकार के इंडेक्सेस यहाँ पर और भी लाए जाते हैं इस यूएनडीपी के थ्रू, तो आपको इसके बारे में भी ध्यान रखना है, ये अलग से इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अब यहाँ पर ऑथर क्या बोलते हैं, ऑथर बोलते हैं देखो एनवायरमेंट आज के टाइम पर एक सबसे बड़ा इशू बन चुका है, जो कि एक सबसे बड़ा मेन कंपोनेंट है। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या लेकर आए थे, प्लानिटरी कॉन्सेप्ट लेकर आए, ये पीएचडीआई लेकर आए। ठीक है, मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा। और यहाँ पर बोला गया खासकर देखो ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए एक तरीके से एनवायरमेंट का भी काफ़ी बड़ा रोल है। और इन्होंने बोला आज के टाइम पर क्या हो रहा है, एनवायरमेंट के अंदर काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं ह्यूमन की वजह से, जिसकी वजह से आने वाले टाइम पर काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोलते हैं ये कि अगर आप लोग देख पाओगे तो दुनिया भर के अंदर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, जैसे कि बायोडाइवर्सिटी लॉस देखने को मिलेगा, क्लाइमेट चेंज वाली प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ठीक है, लैंड सिस्टम के अंदर आपको चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो फ्रेश वाटर है वो उसकी कमी पड़ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी एक तरीके से ये जो भी चीज़ें हो रही हैं, जो फ्रेश वाटर की कमी पड़ी है या फिर एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इन सब का जो नुकसान है ना वो वल्नरेबिलिटी पे पड़ रहा है, मतलब कि जो हमारी सोसाइटी है उनके ऊपर पड़ रहा है। सोसाइटी जो है और ज़्यादा बदतर होती जा रही है इन सब चीज़ों की वजह से। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक इंडेक्स को तैयार किया जाता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और पीएचडीआई को। ठीक है, तो यहाँ पर दो इंडेक्स को हम लोग तैयार करते हैं, ऐसा यहाँ पर ऑथर बोलते हैं। और इस इंडेक्स के अंदर यहाँ पर बेसिकली एनवायरमेंट के ऊपर फोकस किया गया है। तो एनवायरमेंट के ऊपर फोकस तो किया गया है, तो इसके ऊपर फोकस एग्जैक्टली करना भी तो चाहिए कंट्रीज़ को, ये यहाँ पर ऑथर का कहना है। ठीक है, तो पहले मैं आप लोगों को ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताऊं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली यहाँ पर फोकस करता है लोगों के ऊपर और उनकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, ये यहाँ पर फोकस करता है बेसिकली। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मान लो जब तैयार किया जाता है तो कंट्री के अंदर देखा जाता है कि जो मानव है उसकी लाइफ कितनी है, लंबा जी रहा है, हेल्दी लाइफ है, ठीक है, नॉलेज कितनी है, या फिर उसका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो किस प्रकार का है। जैसे मैंने आपको बताया ना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बेसिकली उसी चीज़ को टारगेट कर रहा है, मानव के विकास को देख रहा है कि एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर एक व्यक्ति का विकास कितना ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो उसकी लॉन्ग हेल्दी लाइफ, उसकी नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के ऊपर फोकस किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर। अब साल 2019 का डेटा यहाँ पर बताया गया कि देखो साल 2019 का डेटा है, लेकिन इस इंडेक्स को लाया गया साल 2020 में था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम इंडेक्स लाते हैं तो एक साल पहले का हम लोग डेटा कवर करते हैं, वही चीज़ें ऑथर ने यहाँ पर बताई हैं। अब टॉप परफॉर्मर कौन था इस इंडेक्स के अंदर, मतलब कहाँ पर सबसे अच्छा लोगों का विकास देखने को मिला, तो टॉप परफॉर्मर में नॉर्वे टॉप किया है। ठीक है, नॉर्वे ने इस इंडेक्स को टॉप किया, नॉर्वे के बाद आयरलैंड, स्विट्जरलैंड ने भी टॉप किया, यहाँ पर बताया गया। हांगकांग, आइसलैंड ने भी यहाँ पर आप कह सकते हो टॉप 5 के अंदर इसको कंप्लीट किया। एशिया रीजन की बात करें तो सिंगापुर की रैंक 11 थी, सऊदी अरेबिया की 14, मलेशिया की 62 रैंक थी इसके अंदर। ठीक है, ये सब वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आ रहे थे, मतलब मानव का विकास यहाँ पर बहुत ज़्यादा था। ठीक है, इस कैटेगरी के अंदर आ रहे थे। श्रीलंका की 72, थाईलैंड की 79, चाइना की 85, इंडोनेशिया और फिलीपींस की दोनों की 107 थी। तो मतलब इन सब की रैंक जो है हाई ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ के अंदर आ रही थी। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, कंबोडिया, कीनिया, पाकिस्तान, इन सब की रैंक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आई है। मतलब यहाँ पर इंडिया के अंदर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जैसा यहाँ पर श्रीलंका, थाईलैंड, चाइना के अंदर आपको देखने को मिलेगी। इन सब की रैंक लगभग 120 से 156 के बीच में थी, जैसे मैंने आपको बताया। तो भारत यहाँ पर एक मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट है बेसिकली, ऑथर ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करते हैं। तो इंडिया का जो परफॉर्मेंस है यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट को लेकर वो यहाँ पर डाउन देखने को मिला है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। और अगर हम लोग देखें, अगर इसको कंपेयर करें लंबे सालों से, 1990 से 1990 से कंपेयर करें 2019 तक, तो ऑब्वियस ही बात है ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पर ग्रोथ थोड़ी सी और ज़्यादा एक्सपेक्ट की जा रही थी कि ग्रोथ को और ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है, अगर हम इंडिया के अंदर लोगों की हेल्थ के बारे में बात करें, लोग कितना जीते हैं, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पर 69.7 ईयर्स के आसपास है कि एक व्यक्ति यहाँ पर 68 साल तक जी लेगा। तो 2019 के अंदर यहाँ पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी। हालांकि और भी बहुत सारी कंट्रीज है जहाँ पर ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी ज़्यादा थी, जहाँ पर 70 थी, 71 थी, 75 थी। लेकिन इंडिया के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ा सा आपको ये कम देखने को मिलेगा, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। नॉलेज के बारे में बात करें, जो आज के टाइम पर इंडिया के अंदर साल 2019 के अंदर स्कूलिंग वाला था, स्कूलिंग के अंदर लोगों ने, मतलब स्कूल के अंदर लोगों ने कितने साल बिताए, तो इंडिया के अंदर इस चीज़ के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला है। जो एक्सपेक्टेड ईयर्स थे स्कूलिंग के इंडिया के अंदर वो इंक्रीज हुए थे, 12.2 ईयर्स देखने को मिले। ठीक है, इसको कंपेयर करें तो इंडिया के अंदर मतलब लोग स्कूल जा रहे थे, स्कूल में लंबे समय तक पढ़ाई कर रहे थे, ये चीज़ें इंडिया के अंदर काफ़ी अच्छे से ग्रो करती हुई नजर आ रही थी। ठीक है, उसके बाद जो नेशनल इनकम होती है, खासकर यहाँ पर ग्रॉस नेशनल पर इनकम, तो ये बेसिकली यहाँ पर ये भी इंक्रीज़ हुई है लोगों की, तो ये बताया गया। तो इंडिया के अंदर ओवरऑल सिचुएशन आप देख पाओगे इंक्रीज़ हुआ है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर चीज़ें बढ़ी हैं, लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर मानव का विकास तो हुआ है, लेकिन इसको जब हम कंपेयर करते हैं पीएचडीआई से, मतलब प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से, तो यहाँ पर हम लोग पीएचडीआई के मामले में काफ़ी पीछे रह जाते हैं।
ठीक है। पीएचडीआई के मामले में हम लोग पीछे रह जाते हैं। पहली बात तो आपको एचडीआई क्लियर हो चुका है, एचडीआई क्या होता है, ठीक है, कैसे कैसे यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलता है, इंडिया की ओवरऑल रैंक इंप्रूव हुई है ये भी बताया गया। लेकिन जब हम बात करते हैं पीएचडीआई की, पीएचडीआई क्या मतलब है, इसका मतलब है यहाँ पर कंट्री का जो लेवल है, कंट्री का लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को भी देखा जाता है। ठीक है, मतलब कि कंट्री के अंदर पोल्यूशन कितना हो रहा है, कंट्री कितना कार्बन डाइऑक्साइड एमिट कर रही है, उस चीज़ को देखा जाता है इसके अंदर। ठीक है, तो यही आपको देखने को मिलेगा। इसी वजह से आर्टिकल यहाँ पर एनवायरमेंट का यहाँ पर उन्होंने साइन बना रखा है। ठीक है, क्या है बेसिकली यहाँ पर यही है मुद्दा कि कंट्री के अंदर पहली बात ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर मानव का विकास देखा गया कि मानव ने कितना विकास किया है, ह्यूमन के अंदर कितना डेवलपमेंट देखने को मिला है, लोग कितना जी रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखी जा रही है, लोग कितना कमा रहे हैं। लेकिन जो हमारा पीएचडीआई है, प्लानिटरी प्रेशर एडजस्टेड इंडेक्स, इसके अंदर बोला जा रहा है कि कंट्री का जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितना ज़्यादा एमिट हो रहा है, पोल्यूशन कितना ज़्यादा हो रहा है, उसको देखा गया है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस के बारे में बात करें तो नॉर्वे जो कि टॉप कर रहा था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर, वो 15 स्टेप नीचे आ जाता है, क्योंकि डेवलपमेंट तो हुआ है, मानव का डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन आपने पोल्यूशन नहीं रोका है, तो नॉर्वे आ जाता है नीचे 15%, 15 प्लेसेस नीचे जाता है। उसी प्रकार से यूनाइटेड स्टेट्स जिसकी रैंक 17 थी, कनाडा जिसकी रैंक 16 थी, जहां पर मानव का विकास अच्छे से हुआ है, लोग पैसा कमा रहे हैं, खूब अच्छे से सारी चीज़ें चल रही हैं, तो वो सब एनवायरमेंट की बात आती है तो यहाँ पर सब डाउन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इनकी रैंक 45, 40 सब यहाँ पर गिरते हुए नजर आएंगे। चाइना की रैंक भी काफ़ी गिर जाती है। चाइना आप कह सकते हो चाइना की जो रैंक है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 16 होती है, और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो एनवायरमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर 85 देखने को मिलते हैं, तो पोल्यूशन तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर इंडिया की बात करें तो इंडिया की प्लेस थोड़ा सा यहाँ पर इंप्रूव देखने को मिलेगा, लेकिन क्योंकि इंडिया ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए थे किस चीज़ को लेकर, अपने क्लाइमेट चेंज को टैकल करने के लिए। आपको मालूम होगा हमने पेरिस एग्रीमेंट किया था, इंडिया ने यहाँ पर प्लेज लिया था, हमने यहाँ पर प्रॉमिस किया था कि हम लोग अपने एमिशन को कम करेंगे। ठीक है, 2030 तक हम लोग अपनी इलेक्ट्रिसिटी पावर कैपेसिटी को जो है हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से बढ़ाने के लिए इंक्रीज़ कर देंगे, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी ऐसी जनरेट करेंगे जो कि सोलर एनर्जी या फिर विंड एनर्जी से जनरेट हो रही हो। ठीक है, तो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ओवर फोकस करेंगे। इस वजह से यहाँ पर हम लोग के अंदर ग्रोथ तो देखने को मिली है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ इंडिया के अंदर काफ़ी सारे चैलेंजेस भी देखने को मिले। चैलेंजेस क्या है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप लोग इंडिया को देखोगे तो यहाँ पर पॉवर्टी इंडेक्स भी आता है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स आता है। यहाँ पर इंडिया का आप देख पाओगे, इंडिया का जो 27.9% पीपल हैं वो इस इंडेक्स के अंदर आप देख पाओगे देखने को मिलेंगे, जिसमें से अगर हम गरीबी की बात करें तो केरला के अंदर 1.10% देखने को मिलेगी, बिहार के अंदर 52.50% देखने को मिलेगी। लेकिन दिक्कत यह है कि यहाँ पर केरला इतना अच्छा कैसे परफॉर्म कर रहा है, इसलिए परफॉर्म कर रहा है क्योंकि यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी अच्छा है। मतलब कि केरला का खुद का एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात करें तो उन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी कुछ अचीव किया है, मानव का बिल्कुल विकास किया है। लेकिन उसी को कंपेयर करें हम लोग जब एक तरीके से एनवायरमेंट के मामले में इसको देखें तो ये चीज़ें यहाँ पर बदल जाती हैं। एनवायरमेंटल के मामले में बात करें तो आपको काफ़ी सारे चेंजेस की ज़रूरत है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को बदलाव की जरूरत है। एनवायरमेंट के मामले में बात करें तो केरला डाउन आ जाता है। तो पोल्यूशन के मामले में बात करी जा रही है, यहाँ पर ऑथर बोलते हैं कि पोल्यूशन के मामले में आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत सारे चैलेंजेस आज के टाइम पर हम लोग फेस करते हैं। एसडीजी क्या है, हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। आपको मालूम होगा हमने 17 गोल सेट कर रखे हैं, अपने टोटल 17 गोल सेट कर रखे हैं, है ना, जो कि हमें 2030 तक अचीव करने हैं। उसके अंदर नो पॉवर्टी, नो जीरो हंगर भी है, मतलब कि गरीबी बिल्कुल भी ना हो देश के अंदर। ठीक है, भुखमरी बिल्कुल भी ना हो, ये हमारे फर्स्ट सेकंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं। तो अगर हम बात करें इसके अकॉर्डिंग तो भारत आज के टाइम पर परफॉर्म कर रहा है। भारत की रैंक इतनी अच्छी देखने को मिलेगी नहीं, भारत का जो स्कोर है वो इतना अच्छा देखने को मिलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ पे बात की गई है साल 2020-21 के अंदर बात करें तो अगर आप लोग यहाँ देखोगे कि गरीबी ना होने के मामले में अगर देखें, नो पॉवर्टी के मामले में इंडिया का जो स्कोर है वो 60% है, 60 स्कोर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे जीरो हंगर के मामले में तो इंडिया का स्कोर 47 है। तो स्कोर हमारे काफ़ी पुराने हैं, मतलब स्कोर काफ़ी पीछे चल रहे हैं, तो इसको इंप्रूव करने की ज़रूरत है। वैसे स्कोर और भी देख सकते हो। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स क्या है मैंने आप लोग को ऑलरेडी काफ़ी बार बता रखा है, मैं आपको वही बताता हूँ। अच्छा हाँ, मेंस का क्वेश्चन भी डिस्कस करना था, मुझे ध्यान ही नहीं रहा, चलो अच्छा हुआ याद आ गया, अभी हम डिस्कस करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको ये देखने को मिलते हैं, हमारे 17 गोल हैं जिसको हम लोगों ने 2030 तक अचीव करने की कोशिश करनी है। नो पॉवर्टी पहला गोल है, दूसरा जीरो हंगर है, तो इसको अचीव करने के लिए भारत लगा पड़ा है, लेकिन अभी हमारा स्कोर काफ़ी अभी कह सकते हो पीछे चल रहा है, तो इसके अंदर हम लोग को इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, ऐसा ऑथर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया, फिर ऑथर ने बोला कि देखो चीज़ें बदली हैं, आपको भले इंप्रूवमेंट की जरूरत हो, लेकिन यहाँ पर अवेयरनेस भी बढ़ी है, मतलब कि लोगों के अंदर जागरूकता आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, एनवायरमेंट के मामले में जैसे चिपको मूवमेंट 1973 के अंदर एक चिपको मूवमेंट है, जहाँ पर पेड़ से चिपक गए थे सब लोग और पेड़ को काटने नहीं दिया था उत्तराखंड के अंदर। उसी के बाद साइलेंट वैली मूवमेंट देखने को मिला केरला के अंदर। तो ये अपने आप में मोस्ट प्रोमिनेंट ये सारे मूवमेंट चलाए गए थे जो कि एनवायरमेंट को बचा रहे थे, और आज के टाइम तक हम लोग ये याद करते हैं और उसकी वजह से लोग इंस्पायर होकर और भी बहुत सारे एनवायरमेंटल रिलेटेड मूवमेंट्स को चला रहे हैं।
पिछले अगर हम बात करें 10 साल के अंदर काफ़ी सारे मूवमेंट चलाए गए, एनवायरमेंट को बचाया जा रहा है, तो लोगों के अंदर जागरूकता तो है, ऐसा बताया गया। लेकिन क्या है, ऑथर ये बोलते हैं अगर इन चीज़ों को हमें और इंप्रूव करना है तो लोकल लेवल का इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इन चीज़ों को और बेहतर इंप्रूव करना है, क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता आ चुकी है, तो अगर आप लोग चाहते हो इसको और इंप्रूव करो, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को टैकल करो, तो इसमें लोकल लेवल को और ज़्यादा इन्वॉल्व करो, क्योंकि लोकल लेवल ही यहाँ पर एक काम कर सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को यहाँ पर लेकर आओ, अपना इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बनाओ। ठीक है, सोशल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सकता है। ठीक है, एक साथ मिलकर, आइसोलेशन में नहीं। ऐसा नहीं है कि आप सोशल प्रॉब्लम अलग डिस्कस कर रहे हो और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम अलग डिस्कस कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। आपको मानव के विकास के साथ साथ एनवायरमेंट के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। लोगों को साथ में लेकर आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, साथ मिलकर काम होगा तो वो ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, उसका जो उन्होंने बोला, ये सारी चीज़ें हम लोग एक तरीके से कर सकते हैं कि हम लोग लोकल लेवल को एक तरीके से लेकर आएँ, लोकल लेवल का इन्वॉल्वमेंट हो। और इसके बाद मतलब लोकल लेवल के बारे में जो चर्चा है वो इंडिया के अंदर आपको देखने को मिलेगा। इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, लगभग 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट में हम लोगों ने कुछ इस प्रकार के प्रोविजंस भी डाले थे कि लोकल लेवल इन्वॉल्वमेंट को लेकर, तो ये यहाँ पे बताया गया ऑथर के थ्रू। उसके बाद ऑथर बोलते हैं हम लोग को रिक्वायरमेंट है कि प्लान को आपको वापस रीओरिएंट करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं है एक पर्टिकुलर क्षेत्र में आप पूरी फोकस करो, आपका जो फोकस है वो हर जगह पर रहना चाहिए। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि ह्यूमन के ऊपर कैसे डेवलपमेंट करना है, प्लस एनवायरमेंट के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पर आज के टाइम पर एक रिक्वायरमेंट बन जाती है। क्लियर हुआ? तो मैंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में बताया, कंट्री की रैंकिंग के बारे में बता दिया, चैलेंजेस क्या इंडिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को लेकर वो मैंने आपको बता दिया। उसका लोकल लेवल इन्वॉल्वमेंट के बारे में चर्चा करते हैं, तो मैंने आपको यहाँ पर ऑथर के जितने पॉइंट ऑफ व्यू हैं वो मैंने सारे बता दिए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकालकर बता दिया है। इंडिया की रैंक क्या क्या थी मैंने आपको वो सारी बता दी है। ठीक है, पॉवर्टी के अंदर, हंगर के अंदर, एक अवेयरनेस लोग के अंदर आज के टाइम पर ग्रो हो चुकी है, मैंने आपको वो भी बताया। ठीक है, चिपकू मूवमेंट के बारे में बताया, साइलेंट वैली मूवमेंट के बारे में बताया। तो ये सारी चीज़ आपको मेंशन करी गई है। ठीक है, तो यही इसकी जो ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू है वही मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करें। तो आई होप आप लोगों को आर्टिकल अच्छे से क्लियर हो चुका है। क्लियर हुआ? तो लास्ट में हमारे पास एक मेंस का क्वेश्चन आता है। देखो पाओगे, सॉरी, मेंस का क्वेश्चन तो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। मैं ये बताना चाहता था कि देखो अब की बार जो मेंस का पेपर हुआ है, जीएस पेपर 1 का आप जब पेपर देखोगे तो वहां पर बहुत सारे क्वेश्चन जो है हमारे डायरेक्टली न्यूज़ एनालिसिस से पूछे गए। जैसे लैंडस्लाइड के बारे में पूछा गया था एक क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 4 आया था जीएस पेपर 1 के अंदर लैंडस्लाइड के बारे में। इतनी बार पढ़ा रखा है लैंडस्लाइड। इनफैक्ट आप लोग टेलीग्राम पर यार सर्च भी करोगे ना, मैं सच बोल रहा हूँ, एक बार सर्च करना लैंडस्लाइड, आपके पास बहुत सारे नोट्स आ जाएंगे। यह पूछा गया लैंडस्लाइड हिमालयन रीजन और वेस्टर्न घाट्स के अंदर क्या है। ये पता है करंट इशू था। क्यों? क्योंकि हिमालयन रीजन मतलब उत्तराखंड के अंदर लैंडस्लाइड देखने को मिला था, वेस्टर्न घाट में हमें केरला के साइड पर लैंडस्लाइड देखने को मिला था। इस वजह से यहाँ पर एक करंट इशू था, इस वजह से यहाँ पर ये बोला गया लैंडस्लाइड के बारे में। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, यार गिग इकॉनमी कितनी बार पढ़ाया, गिग वर्कर्स के बारे में। ठीक है, आपको मालूम होगा जोमेटो जो वर्कर्स हैं, ठीक है, एक तरीके से जोमेटो के जो वर्कर्स उनके बारे में बताया, डिलीवरी बॉयज़ के बारे में बताया, गिग इकॉनमी क्या है, कोविड-19 ने गिग इकॉनमी को कितनी बुरी तरह से इफेक्ट किया है, ये कितनी बार आप लोगों को बताया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर हम लोग ये पूछा गया था गिग इकॉनमी के बारे में। कॉलर वर्कर्स के बारे में भी रिसेंटली मैंने कुछ चीज़ें आपको बताई थी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल अभी लगभग आप कह सकते हो 2 से ढाई महीने पहले, इनफैक्ट आप सितंबर के महीने का मंथली कंपाइलेशन देखो, वहाँ पर मैंने महात्मा गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ाया है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे रेगुलरली जो कि चर्चा में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यार नेक्स्ट क्वेश्चन तो डायरेक्टली टॉपिक से है, क्रिप्टो करेंसी के बारे में पूछा गया। तो जीएस पेपर 1 के अंदर 4 क्वेश्चन तो ऐसे निकल कर आए हैं जो कि डायरेक्टली करंट इशूज हैं। बाकी सारे जो क्वेश्चन है वो स्टैटिक पार्ट्स हैं, उसके लिए आपको हिस्ट्री पढ़नी होगी, ज्योग्राफी पढ़नी होगी, और भी बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक्स पढ़ने पड़ते हैं, सोशल इशूज़ पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल जो करंट इशू थे आप देख पाओगे 4 टॉपिक थे, 4 टॉपिक बहुत ज़्यादा अच्छे थे और आप कह सकते हो कि आप इनके बारे में लिख सकते थे। क्रिप्टो करेंसी क्या है एग्जैक्टली ये पूछ लिया गया, और क्रिप्टो करेंसी के बारे में कितना कुछ बताया है, रिसेंटली कितनी बार बताया है, क्रिप्टो करेंसी के बिल के बारे में डिस्कशन किया था, किस प्रकार से क्रिप्टो करेंसी ग्लोबल सोसाइटी को अफेक्ट करती है, सारी चीज़ें मैंने आपको चीज़ें बता रखी हैं। क्लियर हुआ? तो मैं आपको यहाँ पर मैंने सोचा कि ये जो मेंस का क्वेश्चन का डिस्कशन है मैं आपको यहीं पे करके बता दूं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मतलब कि अगर इस वीडियो के अंदर द हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर बताता हूँ इस क्वेश्चन के बारे में तो ज़्यादा चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि अगर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं, उसे 2-4 हज़ार लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर ये द हिंदू का वीडियो काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो इससे यहाँ पर काफ़ी सारे लोग चीज़ों को समझ सकते हैं। इस वजह से मैंने सोचा आज के इस न्यूज़पेपर डिस्कशन में ही इस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगा। ओके, नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। आई होप आप लोगों को आज मज़ा आ गया होगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।